अभी सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे मैपिंग का थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैप का एक तरीका तो ये है कि आप बार बार में मैप को देखो और फिर बोलते हैं ना कि घर के दीवार के आगे मैप लगा के रखो, गेट पे लगा के रखो, जहाँ ब्रश कर रहे हैं वहां पे लगा के रखो, फिर उसको देखते रहो, है ना। तो देखते देखते कई चीजें छूट जाती है कभी कभार, है ना। आप देख तो लोगे, पिक्चराइजेशन भी बन जाएगा आपका, बट कौन सी कंट्री किसके नेबर है, छोटा सा भी इधर उधर हो गया तो दिक्कत आ जाता है, ठीक है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, हो सकता है आप इसराइल के बारे में आ जाए, इसराइल न्यूज में रहता है, हो सकता है ऐसा आ जाए कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी है, इस तरह से आ जाए। तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हमको ट्रिक्स तो यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ कुछ एरिया अपन थोड़ा एरिया अपन क्या करेंगे, अपन इसके अंदर कवर करते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कैस्पियन सी। अभी हमारे ये कैस्पियन सी अभी काम आने वाला है, अभी टॉपिक के अंदर काम आने वाला है, टॉपिक वाइज ही रहेगा ये, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो कजाकिस्तान, यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो कंट्री है, ये कजाकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये ईरान है, ये अजरबैजान है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में कंफ्लिक्ट है, ये हमको समझना होगा आज, है ना, इसलिए मैं आपको ये मैप बता रहा हूँ। और ये रशिया है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे आप, इसको इस ट्रिक से आप याद करना, ठीक है। तारीख, है ना। निमोनिक्स जनरली यूज मत करा करो, बट इसके अंदर ये सही बन रहा था इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया है, ठीक है। तारीख के अंदर टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, क्यों ताजिकिस्तान क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने जब चाइना वाला पढ़ा था एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है, जब हमने केकेटी उधर याद रखा था वो चाइना से लिंक था, ठीक है। इधर वो रशिया के बाद रहा है, राइट। तो केकेटी जो था वो वाला यहाँ से जैसे इस तरफ आ जाएगा केकेटी, ठीक है, उधर से चाइना जाएगा, चाइना की बॉर्डर कर रहा होगा वो, ठीक है। तो अब ये तारीख से याद करो, तुर्कमेनिस्तान, टी फॉर नॉट ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ठीक है, रशिया, ईरान एंड काजाकिस्तान, ठीक है। एक तो हमको ये इस तरह से याद करना है क्या, कैस्पियन सी के अराउंड कंट्री। आज हमको इन दो कंट्रीज के बारे में बहुत डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग करनी है, बिकॉज हमारा पहला टॉपिक इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज है कि एक तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक ये है कैस्पियन सी, इसके पास में ही ब्लैक सी है, ठीक है। अच्छा पास में ब्लैक सी है, पर सर ये कंट्रीज आ रही है रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इनके बीच में आ रही है। बट आपको पता है कि एक कैनाल है जो इससे इसको जोड़ रहा है, ब्लैक सी को जोड़ रहा है, ठीक है। उस कैनाल का नाम है डॉन वोल्गा कैनाल, है ना। क्या आ सकता था एग्जाम के अंदर कि कौन सा कैनाल है, अच्छा क्वेश्चन है, जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी को जोड़ रहा है। जैसे हम आगे दिखाते हैं आपको इसके अंदर, ये वाला जो कैनाल है, यहां से देखिए, ये कैनाल है, ये वोल्गो जो है ना, दैट इज ए रिवर, डॉन भी एक रिवर है, वोल्गो भी रिवर है। तो यहां से इस तरह से कैनाल को जोड़ रहा है, तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को जोड़ता हुआ कौन सा कैनाल है, डॉन वोल्गो कैनाल, इसके अंदर अपन को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो इस तरफ की कंट्रीज हमने देखी थी, जैसे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, और काजाकिस्तान, ठीक है। फिर इसके बाद चाइना आ गया था। अब हम ये इस साइड की कंट्रीज को याद कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच रखी है, लाइन खींच के मैं आपको याद करवाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। अच्छा जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती है ना, उनको भी हमको याद करना होता है ना। तो देखो ऐसे याद करो कि एक आदमी था, है ना, ये रशिया से निकल रहा था, ठीक है, रशिया से इसने निकला, अपन ऐसे याद कर रहे हैं, याद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, बस देखते जाओ। रशिया से निकल रहा था, रशिया से निकल रहा था, तो ये क्या है कि बीच के अंदर अगर आप देखेंगे रशिया के बाद यहां पर आते हैं, तो कजाकिस्तान को अपन गजक से याद करते हैं ना, कजक, मैंने पिछली बार भी याद करा था आपको। ऐसे खाता खाता जा रहा था, मस्ती में जा रहा है, एक आदमी रशिया से निकला, गजक खाता खाता मस्ती में जा रहा है, और मस्ती में जा रहा है, उसको ध्यान नहीं रहा, इतना टेस्टी था, गिर गया वो कहां पे, अरल सी के अंदर गिर गया। सी में गिरा तो अरे की आवाज आएगी, तो अरल सी ऐसे याद करो, है ना। ये देखो कजाकिस्तान, ये जो छोटा सा सी है ना, दैट इज नोन एज अरल सी, और वो डूब रहा है बुरी तरह। अब डूब रहा है तो उसको निकाले कैसे, उसकी जेब पकड़ के अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और ये निकालने वाला एक आदमी था, दूसरा आदमी था, तो तुर्कमेनिस्तान का मैन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। क्या स्टार्ट कैसे करा अपन ने, एक रशिया से एक आदमी निकला मस्त गजक खाता हुआ जा रहा था, फिर इतना ज्यादा टेस्टी था उसको याद नहीं रहा, गिरा सी के अंदर, अरे की आवाज आई, अरे गिर गया, ठीक है। तो सी ऑफ अरल, ठीक है। फिर उसको निकाला, ऐसे तो निकलेगा ना, कैसे निकलेगा, तो उसकी जेब पकड़ के निकाला, उज्बेकिस्तान, ठीक है। जल्दी से बैठो, उज्बेकिस्तान हो गया, जेब पकड़ के निकाला, यहाँ पर देखो, यहाँ तक अपन आ गए उज्बेकिस्तान, किसने निकाला, एक आदमी ने, तुर्कमेनिस्तान। अब वो निकलते क्या करेगा, भागेगा, रैन, ईरान, ठीक है, और भागते ही फिर वो
आगे जाके वापस पर्शियन गल्फ में गिर गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, वापस करें एक बार। रशिया से निकला, गजक खा रहा था मस्ती में, सी ऑफ अरल, अरल सी ऐसे याद कर लेना। और फिर उज्बेकिस्तान जेब से पकड़ के एक आदमी निकला, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ठीक है, और ये हमको पहले से याद है, KKT है ना, ये अपन याद करा था चाइना से। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे, यहां तक याद है, ये सब याद होगा आपको। ठीक है, इसके बाद अगर अफगानिस्तान पे अगर अपन पहुंच जाएंगे, अफगानिस्तान तो अपन को याद ही है ना, कि इनसे बाउंड्री करता है, अफगानिस्तान के ऊपर सेंट्रल एशिया आता है, वैसे याद है। ठीक है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यहां तक तो हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा रीजन अपन को एक तरह से क्या हो गया, ये पूरा रीजन एक तरह से याद हो गया। ठीक है, अब आप मैप खोलो एक बार अपना, लास्ट पेज पे मैप दे रखा होगा, लास्ट पेज पे, नोट्स के नोट्स नहीं है क्या सर? नोट्स नहीं है क्या अभी? नहीं, जो नोट्स इनके दिए होंगे स्टूडेंट्स के नोट्स PDF के फॉर्म में, हाँ। अच्छा, भेजे हैं आपको, है ना? अच्छा, वो नहीं दिए सर, हार्ड कॉपी नहीं है ना अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वो फिर मैप खोल के, है ना, फिर तो कैसे कर सकते हैं, चलो छोड़ो। तो ये याद हो गया सब बच्चों को? ठीक है, तो एक बार वापस अपने दिमाग के अंदर मैप को देखो, वो वाला खाली मैप जो है ना, खाली मैप दिया, वो एक बार देखो, और उसको फिर अपने आप ही भरने की कोशिश करो। खाली मैप देखो सभी बच्चे मोबाइल में खोल के, स्टोरी को याद करते हुए एक बार डालने की कोशिश करो कौन सी कंट्री कहाँ है। और बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए सब चीज, है ना? ठीक है ना, ऐसा समझ में आ गया? तो हम रशिया, कजाकिस्तान, फिर अरलसी आया, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अरलसी इज बिटवीन टू कंट्रीज हो सकता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऐसे आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिर अपन को ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो, ये हमारी थोड़ी मैप की एक्सरसाइज है, ये मैंने लिख कर दिया। ऐसे ही मैं आपको, बिलीव मी और नॉट, मैं आपको सारी मैप याद करवा दूंगा। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना है नागोर्नो काराबाख। ये जो है टॉपिक, इसको अपन को इसके अंदर समझना होता है। ठीक है, ये कंफ्लिक्टेड जोन है, किसके बीच में? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कंफ्लिक्टेड जोन है। ठीक है, अब ये क्या है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे, इसका पूरा हिस्ट्री। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाला एरिया है, दैट इज अजरबैजान, और ये अर्मेनिया जो है, दैट इज येलो कलर का एरिया, ये इसके अंदर है। नागोर्नो काराबाख जो है, ठीक है, दैट इज ए एरिया दैट इज रिसाइडिंग, दैट इज लोकेटेड इन अजरबैजान, बट अर्मेनिया बोलता है कि साहब ये मेरा पार्ट है। ठीक है, अब इसका क्या क्लेम है, क्यों है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको जैसे दिख रहा है अजरबैजान और अर्मेनिया, ये दोनों है, इनके बीच का जो एरिया है, दिस इज नागोर्नो काराबाख। ये एरिया जो है, दैट इज ए कन्फ्लिक्टेड जोन, जो अपन को आज इसके अंदर पढ़ना है। इसके ऊपर बहुत लड़ाई हुई है, बहुत खून खराबा हुआ है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, और एक बार ही नहीं हुई, बार बार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो लाकिन, लाकिन कॉरिडोर है, लाकिन कॉरिडोर इज देयर बिटवीन द अजरबैजान एंड अर्मेनिया। इनको कनेक्ट करता हुआ जो कॉरिडोर है ना, दैट इज नोन एज लाकिन कॉरिडोर। ये भी आगे चलकर अपन समझेंगे व्हाट इज लाकिन कॉरिडोर। ठीक है, तो ऐसा जो है, लाकिन कॉरिडोर कौन सी दो कंट्रीज को कर रहा है, तो अजरबैजान और अर्मेनिया। इज दिस क्लियर? चलो, अब देखो, ये जो एरिया है ना, इसके अंदर नागोर्नो काराबाख जो एरिया है, इसके अंदर अर्मेनियंस बहुत ज्यादा रहते हैं, अर्मेनियंस। ठीक है, ये पहले स्पेनिश रूल के अंदर था, स्पेन के अंदर था। स्पेन के अंदर था ना, तब ये अर्मेनिया का पार्ट था। तब पहले जो एरिया स्पेन के अंदर हुआ करता था, तब ये अर्मेनिया का पार्ट था, इसलिए अर्मेनिया कहता है साहब ये मेरा ही पार्ट है। अजरबैजान कहता है नहीं नहीं, ये मेरा पार्ट है, क्योंकि रशिया के एक साथ इनका एक डील हुआ था, इसके अंदर उन्होंने इसको दे दिया था। अच्छा, इससे पहले 1991 से पहले ये सब क्या थे, यूएसएसआर के पार्ट थे। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे इसको समझते हैं। देखो, नागोर्नो काराबाख इस माउंटेनियस रीजन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। ठीक है, वैसे तो अजरबैजान का पार्ट है, बट इसके अंदर देखेंगे तो अर्मेनियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको हम बोल सकते हैं एथनिक डायमेंशन में। बोले कि एथनिक डायमेंशन में बता तू क्या है, तो बोलेगा मैं अर्मेनियन एनक्लेव हूँ। ठीक है, तो एथनिक डायमेंशन में देखे तो ये अर्मेनियन एनक्लेव है, जो कि अजरबैजान के अंदर है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल मैप में देखो तो ये अजरबैजान के अंदर आ रहा है, बट अर्मेनिया इसको क्लेम कर रहा है। ठीक है, अर्मेनियंस आर क्रिश्चियंस व्हिल अजरीज आर मुस्लिम्स। ठीक है, और हम देख रहे हैं इसके बीच में इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक कॉरिडोर है, दैट इज नोन एज
लाकिन कॉरिडोर, वो भी आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। चलो, ये तो इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखो क्या होता है, कहां से स्टार्ट होती है कहानी, ये अपन इसके अंदर समझेंगे इस पे। 1921 के अंदर अगर हम देखेंगे तो नागोर्नो काराबाख जो था वो एक तरह से यूएसएसआर जब था उसके अंदर आर्मेनियम एसएसआर जो था उसका पार्ट है, मतलब अजरबैजान एसएसआर का पार्ट था ना, स्टार्टिंग के अंदर ये अजरबैजान का पार्ट है। फिर 1923 के अंदर यूएसएसआर ने, अब देखो अर्मेनिया और अजरबैजान आपस में लड़ रहे हैं इसके अंदर, तो यूएसएसआर ने सोचा यार ये अपने भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इसको एक तरह से इंडिपेंडेंट बना देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एक तरह से एक ऑटोनोमस ओब्लास्ट बना दिया, जिसके अंदर बोला गया कि भाई ये रहेगा तो अजरबैजान के अंदर, ठीक है, बट इसके अंदर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे हमारी थी ना कश्मीर के अंदर पहले ऑटोनॉमी, वैसी ऑटोनॉमी इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, क्या होता है 1921 के अंदर नागोर्नो काराबाख किसका पार्ट है, अजरबैजान का पार्ट है ना। अब अजरबैजान और आर्मेनिया इसके अंदर लड़ रहे, तो फिर यूएसएसआर जो होगा वो क्या करेगा, इनके बीच में एक डील कराएगा जिसके अंदर बोलेंगे कि इस एरिया को अजरबैजान के अंदर ही हम रखेंगे, बस इसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देंगे, जैसे पॉलिटिकल लीगल या ऑटोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया था किसके अंदर थी, एक अपन ने पढ़ा था उसके अंदर, चाइना के अंदर किसके अंदर थी, हांगकांग के अंदर, है ना। वैसे यहाँ पर ऑटोनॉमी इसके अंदर प्रोवाइड कर जाएगी और इस एरिया को बोला जाएगा नागोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट। ठीक है, अच्छा पहले ये जो एरिया बनाया था ना वो बड़ा बनाया था, इससे ये वाला भी था उसके अंदर, ये वाली चीज भी, जो डैश लाइन है ना वो वाला एरिया है। अभी नागोर्नो काराबाख ये वाला एरिया है जो येलो में है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, धीरे धीरे समझते रहना, सब समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर सोवियत यूनियन फिर कोलैप्स कर जाता है, अब कोलैप्स कर गया तो अब उसकी बात कोई मानेगा नहीं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो रीजन लेजिस्लेचर पासिंग ए रेजोल्यूशन, वहां के एक रीजन लेजिस्लेचर जो होगा, क्योंकि वहां पे अर्मीनियंस लोग ज्यादा है, वो कहेंगे कि भाई हम तो अजरबैजान को ज्वाइन नहीं कर रहे, हम तो किसको ज्वाइन कर रहे, अर्मीनिया को ज्वाइन कर रहे। समझ में आ रहा है? पहले जब यूएसएसआर था तब वो किसका पार्ट था, अजरबैजान का। यूएसएसआर कोलैप्स करने लगा 1988 के अंदर, थोड़ा बहुत वीक हो गया, ठीक है, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, अर्मेनिया को। इन्होंने एक तरह से डिक्लेरेशन पास कर दिया, लेजिस्लेचर ने एक तरह से कानून बना दिया कि हम क्या कर रहे हैं उसको जाकर ज्वाइन कर रहे हैं। अब 1991 के अंदर यूएसएसआर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, अब अर्मेनिया और अजरबैजान बिल्कुल आ जाएगा, तो अब ये बोलेंगे चलो दो दो हाथ कर लेते हैं, जो जीतेगा उसका ही नागोर्नो काराबाख एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमको मतलब समझ में आ रहा है ये कि 1991 से पहले किसका पार्ट है ये, अजरबैजान का। फिर उन्होंने कहा कि हम लड़ाई करेंगे, और लड़ाई के बाद क्या होता है ये अपन देखते हैं। लड़ाई के बाद क्या होगा, वार ब्रोक आउट बिटवीन द अर्मेनिया एंड द अजरबैजान, किलिंग अबाउट 30,000 लोग तो मर गए, ठीक है। एंड बाय 1993 अर्मेनिया हैड कैप्चर्ड द नागोर्नो काराबाख, ठीक है, और भी बहुत सारा अजरबैजान का एरिया इसने ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो एक वार होता है 1993 के बाद, इसके बाद ये किसके पास चल जाता है, इसके बाद ये अर्मेनिया के पास चल जाता है। अब फिर रशिया जो होता है ना, फिर वो बीच में आता है। रशिया बोलता है यार सुनो, ऐसे लड़ाई मत करो, जो जहां था ना वहां पर ही चल जाओ वापस। ठीक है, जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है ना, जो स्टैंड स्टिल नहीं, जो वार से पहले पोजीशन थी वो ले लो। ठीक है, इन 1994 रशिया ब्रोकेड अ सीजफायर नोन एज बाइशेक प्रोटोकॉल, दिस मेड नागोर्नो काराबाख फैक्टो इंडिपेंडेंट विद द सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट इन द स्टेपन कर्ट। ठीक है, स्टेपन कर्ट के अंदर सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट बन गई, मतलब इसको क्या कर दिया, इसको एक तरह से इंडिपेंडेंट बना दिया और कहा कि तुम सब लोग, न तेरा होगा अजरबैजान, न अर्मेनिया तेरा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइशेक प्रोटोकॉल। तो बाइशेक प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा 1991 से पहले किसका पार्ट था, अजरबैजान का। 1991 के बाद युद्ध हुआ, 1993 में किसका पार्ट हो गया, आर्मेनिया का। फिर 1994 में क्या हुआ, बाइशेक प्रोटोकॉल किसने करवाया, रशिया ने, ब्रोकेड अ डील बिटवीन दिस टू। और उसके बाद क्या हुआ, उसको बाद इसको एक तरह से इंडिपेंडेंट बना दिया, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट इसके अंदर बना दी। और गवर्नमेंट जो है उसकी कैपिटल थी स्टेपना कर्ट, इसके अंदर बोला जाता है। ठीक है, स्टेपना कर्ट पूछा जा सकता है कहां पर है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर 2 मार्क्स का एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन आएगा, अब आपको पता होगा तो लगा दोगे, नहीं पता होगा तो नहीं लगा दोगे, है ना। चलो आगे हम देखते हैं इसके बाद। फिर क्या होता है 16 ईयर लेटर, 16 साल बाद अजरबैजान को इसकी वापस याद आती है। अजरबैजान बोलता है यार मेरे साथ बहुत बुरा होता, उस दिन तो मैं खून का घूंट पी के रह गया था, अब 2020 के अंदर वापस से रिवाइव हो जाता है, ये दोनों वापस से लड़ते हैं। ठीक है, दोनों लड़े,
अजरबैजान मैनेज टू रेस्ट कंट्रोल टू द टेरिटरी अराउंड द नागरानो काराबाग, पूरा टेरिटरी जो होता है वो इसके अंदर वो ये कैप्चर कर लेता है। अब ये कैप्चर कर लेगा तो रशिया वापस आएगा इसके अंदर कि भाई मत लड़ो, मैं डील साइन कर देता हूँ। डील साइन के अंदर ये आउटराइटली अजरबैजान को क्या करेगा, सपोर्ट कर देगा। और अजरबैजान को सपोर्ट करने के बाद ये क्या कहेगा कि जो एरिया आपने कैप्चर कर लिया है वो आपका है, और उसके अलावा मैं लाकिन कॉरिडोर जो होगा ना उसके अंदर मैं अपने पीस कीपर्स खड़े कर दूंगा। अब देखो अब क्या क्या है ये अपन इसके अंदर एक बार समझ लेते हैं, अच्छे से समझना एक बार। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में, आपको भी दिख रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अजरबैजान, ठीक है, और अर्मेनिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है, इससे कनेक्ट करते हुए अजरबैजान को अर्मेनिया को कनेक्ट करते हुए एक लाकिन कॉरिडोर है, लाकिन कॉरिडोर है ना। अब जब ये अजरबैजान का पार्ट हो गया पूरा का पूरा, तो लाकिन कॉरिडोर जो होगा दैट बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लाकिन कॉरिडोर को अगर मान लो अजरबैजान कहता है कि मैं इसको है ना कनेक्ट नहीं करूंगा, अर्मेनिया से कनेक्ट नहीं करने दूंगा, यहाँ पे अपने फोर्सेस खड़ा कर दूंगा, चेक पॉइंट्स लगा दूंगा, तो फिर यहाँ के लोग इधर नहीं आ पाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए रशिया ने बोला मैं अपने पीस कीपर्स यहाँ पे खड़े कर देता हूँ, भाई लाकिन कॉरिडोर शुड बी ओपन वन। ठीक है, तो यही डील साइन हुई कि हम क्या करेंगे, हम अपने पीस कीपर्स खड़े कर देंगे, ठीक है, और पीस कीपर्स खड़े करके लाकिन कॉरिडोर को ओपन रखेंगे। अब क्या होता है आगे चलकर, अजरबैजान ऐसे बोलता है कि लाकिन कॉरिडोर से ना बहुत सारे टेररिस्ट आ रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर और बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, तो वो रशिया से बात करके अजरबैजान वहां पर अपने चेक पॉइंट्स बना देता है, और चेक पॉइंट्स बना देता है तो फिर ऐसा बोला जाता है कि नागरानो काराबाग के अंदर जो अर्मेनिया से या फिर इंटरनेशनल बॉडीज से जो हेल्प आती थी वो अब आना बंद हो गई। तो वहां पे फूड क्राइसिस हो गए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गए, वहां पे मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही, और ऐसे इशू बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बन जाते हैं। पूरा समझ में आ गया? इसको अगर आप कहीं से भी समझोगे ना तो कम से कम आपके 2 घंटे तो इसी एक टॉपिक के अंदर समझने में लग जाए। ठीक है, अब हमको क्लियर कट इसका पिक्चर है। अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन कहता है कि भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करा, लाकिन कॉरिडोर के ऊपर खड़ा कर दिए लोगों को, और वो कभी किसी को जाने देते हैं, किसी को नहीं जाने देते, इंटरनेशनल बॉडीज को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। तो ये एरिया जो होगा नागरानो काराबाग, ये वाला जो एरिया है दैट बिकम ए ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब एक बार वापस को अपन को समझना हो, है ना, फिर अपन को अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं। 1991 से पहले जब यूएसएसआर था इट वाज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, ठीक है। इसके बाद 1991 के बाद जब कोलैप्स हो गया तो दोनों लड़े, और लड़े तो कौन किसके पास हो गया, अर्मेनिया के पास। रशिया वापस से आया, कौन सा प्रोटोकॉल था, बिशेक प्रोटोकॉल, ठीक है, बिशेक प्रोटोकॉल आया। फिर उसके बाद रशिया ने क्या बोला उसके अंदर, इंडिपेंडेंट बना देंगे इसको, है ना, ज्यादा लड़ाई लड़ाई होती है इसमें, इसको इंडिपेंडेंट बना देंगे। इंडिपेंडेंट बनाने के बाद फिर वापस से अरमान कब जाके 2020 के अंदर अजरबैजान के, और उन्होंने अजरबैजान ने अर्मेनिया के साथ युद्ध करा, और उसके अंदर उन्होंने पूरा वो कॉरिडोर ले लिया। ठीक है, कॉरिडोर ले लिया। इसके बाद फिर वापस आता है रशिया, रशिया डील कहता है अच्छा ले लिया तूने तो फिर तू है ना ले ले उसको, बट मैं ना लाकिन कॉरिडोर जो है उसके ऊपर क्या कर देता हूँ, अपने सैनिक पीस कीपर्स वहां पे खड़े कर देता हूँ, जिससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं आएगा। और इसके बाद अपन देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद रशिया के साथ वो अपना समझौता करके एक तरह से रशियन पीस कीपर्स को हटा के खुद के चेक पॉइंट्स लगा देता है, और अभी ये इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, ह्यूमन राइट का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, तो प्लेसेस इन न्यूज में बहुत सारे इसके अंदर आ गए हैं, आप इसके अंदर अपन देख सकते हैं। तो देखो, रशिया अगेन ब्रोकर्ड अ डील एंड प्रोवाइडेड पीस कीपिंग फोर्सेस अलोंग द लाकिन कॉरिडोर। बोथ साइड विल नाउ मेंटेन द पोजीशन इन द एरियाज दैट दे करंटली होल्ड। और होल्ड करने में किसका फायदा हो गया, अजरबैजान। ठीक है ना, which will mean significant gain for Azerbaijan. All military operations are suspended and Russia peacekeepers will be deployed for a period of the 5 years along the line of contact in the Nagorno-Karabakh and along the Lakin corridor. समझ में आ रहा है? और एक नया कॉरिडोर भी बनाया गया इसके अंदर, यहाँ पर इस तरह से एक नया कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर इस तरह से कॉरिडोर बनाया गया, है ना। जो ये है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, यहाँ पर एक कॉरिडोर इस तरह से, ये देखो ये है प्रोस्पेक्टिव लैंड कॉरिडोर, यहाँ पे ये कॉरिडोर बनाया गया। ठीक है, चलो अब इसके अंदर एक इंटरनेशनल, अब इसमें ना बहुत सारे डायमेंशन है मींस के पर्सपेक्टिव से, है ना। ऐसा भी बोला जाता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द वर्ल्ड वार थर्ड। इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट इशू था। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम देश है अजरबैजान,
ठीक है, उसको सपोर्ट करने वाले कौन है? टर्की, पाकिस्तान और मुस्लिम देश, है ना। तो इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वार की कंडीशन आ जाए, ऐसा भी कई जगह बोला गया, राइट। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का ये ने बोला है कि भाई देखो, यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ब्लॉकेड हो रहा है लाकिन कॉरिडोर के अंदर, इस कारण से, ठीक है। चलो दूसरा हम देखते हैं गुयाना एंड वेनेजुला, ये इनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है। ये देखो दो कंट्रीज है, गुयाना और यहाँ पर दूसरी कंट्रीज जो है वेनेजुला, इनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट है, ये अपन इसके अंदर देखते हैं। अब देखो एक बात ध्यान से रखना, जो भी भारत का बॉर्डर डिस्प्यूट्स है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, या फिर किसी भी कंट्रीज के अंदर, एशिया कंट्रीज के अंदर, श्रीलंका में देख लो आप, या फिर किसी भी कंट्री में देख लो, दैट इज द गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स साइड। ब्रिटिशर्स कॉलोनी बनाकर रखे हमको, और फिर जब छोड़ते वक्त है ना कुछ ऐसी चीज छोड़ के चले गए जिससे कि हमारा कन्फ्लिक्ट रहता है। वेदर इट इज इंडिया और पाकिस्तान, वेदर इट इज इंडिया और चाइना, वेदर इट इज इंडिया और नेपाल, इनके बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, कि भाई तुम लड़ो, लास्ट में तुम लड़ते रहना और हम ग्रो करते रहेंगे, हम छोड़ के तो आ रहे हैं पर कुछ ना कुछ रख के आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये जो है गुआना और वेनेजुला, दैट इज ऑल्सो, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो है दैट इज ऑल्सो ब्रिटिशर्स की देन ही ये कन्फ्लिक्ट है। अब हम इसके अंदर समझते हैं कि ये क्या है। देखो ये देखो एस्क्यूबो रिवर है एक, ठीक है, ये किससे पास हो रही है? गुआना से पास हो रही है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बोला कि इस रिवर के इधर वाला एरिया जो होगा, ठीक है, इस रिवर का जो इधर वाला एरिया होगा, इस रिवर के इधर वाला एरिया जो होगा दैट इज वेनेजुला, और रिवर का इधर वाला एरिया होगा वो होगा गुआना, ठीक है, सॉरी इस यस, है ना। हाँ, ब्रिटिशर्स ने यहां पर दिया, ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन ब्रिटिशर्स ने इस तरह से ड्रॉ करी, ठीक है। अब देखो आगे इसके अंदर अपन देखते हैं, यहाँ पर अपन को मैप की कुछ एक्सरसाइज भी मैं आपको रुकाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। एस्क्यूबो रिवर है, एस्क्यूबो रिवर इज पासिंग थ्रू व्हाट? गुआना, है ना। तो यहाँ पे देखो इश्यूज 16,000 स्क्वायर किलोमीटर बॉर्डर टेरिटरी अराउंड द एस्क्यूबो रिवर विच इज मोस्टली जंगल एंड ऑफशोर एरियाज विच मैसिव डिस्कवरीज ऑफ ऑयल एंड गैस फाउंड। अभी ये जो एरिया है ना एस्क्यूबो रिवर के जो एरिया है, ठीक है, एस्क्यूबो रिवर के वो जो अपन ने रेड कलर का एरिया देखा था, उसके अंदर है ना बहुत सारे ऑयल रिसोर्सेस पाए गए, ठीक है, ऑयल रिसोर्सेस पाए गए, तो उसके कारण वो एक कन्फ्लिक्टेड जोन बन गया। गुआना और वेनेजुला दोनों बोल रहे हैं कि हमारा पार्ट है ना। देखो बोथ द कंट्रीज क्लेम ओनरशिप ऑफ द टेरिटरी व्हिच इज स्पार्सली पॉपुलेटेड हुज मच डिस्प्यूटेड बॉर्डर वाज एग्रीड अंडर 1899 डिसीजन व्हेन गुआना वाज स्टिल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। गुआना जब स्टिल पार्ट था ब्रिटिश एम्पायर का, तब वो बॉर्डर डिमार्केशन यहाँ पर करा गया था, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर्स ने ये लाइन बनाई थी, ये जो रेड कलर की लाइन है ना, दैट इज द ब्रिटिशर्स क्लेम, ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्लेम करा था रेड कलर की लाइन का, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्लेम करा गया था, ये वाली जो लाइन है ये जो ब्लैक लाइन है, दैट इज प्रेजेंट, क्या है? प्रेजेंट इनकी बाउंड्री है ना। और ये जो एस्क्यूबो रिवर है, इसके इधर वाला एरिया वेनेजुला क्या कर रहा है? वेनेजुला इधर वाला एरिया जो होता है वो क्या कर रहा है? वो क्लेम करता है, ठीक है। वापस हम देखते हैं, ये जो लाइन थी ना ये ब्रिटिशर्स बनाकर गए, दिस लाइन इज डन बाय द ब्रिटिशर्स, ये पूरी की पूरी लाइन ब्रिटिशर्स की, ठीक है। अभी करंटली ये वाली लाइन जो है ना दैट इज व्हाट? दैट इज बाय द गुआना, गुआना और इसका इंटरनेशनल बॉर्डर ये वाला लाइन है ब्लैक वाला, ठीक है। एस्क्यूबो रिवर जो है ना, एस्क्यूबो रिवर, इस रिवर के इधर का वेनेजुला अपना मानता है पूरा, ठीक है। ये समझो इस रिवर के इधर का जो होगा वो पूरा का पूरा वेनेजुला अपना मान रहा है। वेनेजुला बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर गुआना के और इनके बीच में जो समझौता हुआ था वेनेजुला का, उसमें वेनेजुला पार्टी नहीं था। तो वेनेजुला पार्टी नहीं था तो वेनेजुला ये वाली लाइन ही नहीं मानेगा और ना ही ये वाली लाइन मानेगा। उसने बोला जो उससे पहले हमारे को जो कंट्रोल करते थे, ठीक है, वो लोगों ने हमको इस लाइन के इधर वाला एरिया बोला था, एस्क्यूबो रिवर के इधर वाला एरिया हमको दिया था, तो हम उसको ही मानेंगे, ठीक है। एक बार वापस इसको देख लेते हैं। गुआना और वेनेजुला के बीच में कन्फ्लिक्ट है। अब ये वाली लाइन देखो आप, ये वाली लाइन जो देखोगे आप, ये वाली लाइन है ना, ये वाली वो ब्लैक लाइन है जो अभी अपन ने देखी थी अभी, है ना। ब्रिटिशर्स ने इनको जबकि ये वाली लाइन दी थी, है ना, ये वाली रेड लाइन, और ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमको ये वाली लाइन चाहिए, वेनेजुला बोल रहे हैं ये वाली लाइन चाहिए। अब वेनेजुला अगर ये वाली लाइन मानता है तो ये जो एरिया होगा वो कहाँ आ जाएगा? वेनेजुला के अंदर। और ये जो एरिया है एस्क्यूबो, एक तरह से एस्क्यूबो के इधर वाला एरिया किस तरफ? वेस्ट की तरफ कि ईस्ट की तरफ? वेस्ट की तरफ है,
ठीक है, ये इनके बीच में कंफ्लिक्ट है। अच्छा, ये एरिया एकदम से कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? तो जंगल था, यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज पाए गए, दैट्स व्हाई दिस इज इन द न्यूज। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर। वेनेजुला आर्ग्यूज दैट आर्बिट्रल अवार्ड ऑफ 1899 अबाउट द फ्रंटियर बिटवीन द ब्रिटिश गुयाना एंड वेनेजुला इज नल एंड वाइड। है ना, रेड लाइन को ये नल एंड वाइड मानता है, तो ब्लैक लाइन को भी नहीं मानेगा। ब्लैक लाइन प्रेजेंट बॉर्डर है, और ब्लैक लाइन को नहीं मानेगा तो कौन सी लाइन को मानेगा? जहां से रिवर फॉलो हो रही है, एशक्यूबो रिवर फॉलो हो रही है। अब देखो ब्रिटिशर्स ने, है ना, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बॉर्डर जब डिमार्केशन करा ना, तो दैट इज हाईली, अगर हम देखें तो इरेगुलर बॉर्डर डिमार्केशन करा। बॉर्डर डिमार्केशन कैसा होना चाहिए? तो ज्योग्राफिकल होना चाहिए कि माउंटेन आ रहा है, माउंटेन के इधर वाला एरिया इसका, माउंटेन के इधर वाला एरिया, या रिवर होना चाहिए। उन्होंने आर्टिफिशियल नेशंस बना दिए, ऐसे 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 करके बॉर्डर अपने हिसाब से उनको लेने थे आपस के अंदर, फ्रांस को, ब्रिटिश को, जर्मनी को। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से बना बना के अपने आप से, अपने हिसाब से ले लिया, और इसी कारण से बहुत सारे कंफ्लिक्ट देखा गया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कंफ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा होना चाहिए कि भाई ये एरिया जो है इसके अंदर ये सारे लोग रहते हैं, तो इनको एक देश बना दो, दूसरे को दूसरा देश बना दो, वो बीच में से लाइन खींच देते थे अपने हिसाब से। तो आर्टिफिशियल नेशंस का कॉन्सेप्ट इस तरह से उन्होंने बनाया। यहाँ पर भी उन्होंने यही करा कि भाई एक रिवर थी, रिवर के हिसाब से करना चाहिए था। ठीक है, रिवर के हिसाब से करना चाहिए था, रिवर के हिसाब से ना करके उन्होंने अपने हिसाब से इस तरह का एक लाइन बना दी। अब वेनेजुएला बोलता है कि हमारे को जो पहले कंट्रोल करते थे ना, पहले कंट्रोल करते थे, वो इसको मानते थे, एशक्यूबो रिवर को मानते थे बाउंड्री। ये ब्रिटेन ने आकर अपने आप अपने हिसाब से कर दिया, जिसमें वेनेजुएला पार्ट नहीं था। तो वेनेजुएला कहता है क्योंकि ब्रिटेन ताकतवर था, उसने अपने आप कर दिया, हम इसको अब नहीं मानते। ठीक है, अच्छा, जब तक ये ऑयल रिसोर्सेज नहीं मिले थे ना, तब तक जंगल था, किसी को कोई लेना देना नहीं था यहाँ पर। अब कंफ्लिक्ट जोन हो गया। द कंफ्लिक्ट बिटवीन द, अब देखना, कंफ्लिक्ट बिटवीन द गुयाना एंड द वेनेजुएला ओवर द ऑयल रिच टेरिटरी हैज बीन ऑनगोइंग फॉर द डिकेड्स। However, tension escalated in the past 5 years when the Guyana's oil industry flourished, making the region more economically valuable. As a result, Venezuela has taken a heightened interest in the area, reigniting years of conflict between the two countries. Is this clear? चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एक अपना एक कंफ्लिक्टेड जोन है। अब है ना, हम थोड़ा सा इसके अंदर एक्सरसाइज करते हैं मैप की, इस एरिया के अंदर। ये एरिया जो है ना, दैट इज नोन एज व्हाट? इस एरिया को क्या बोलते हैं अपन? इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, बीच में कैरेबियन आइलैंड्स और सेंट्रल अमेरिका जो होता है वो अपन बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं ये इक्वेटर से पास हो रहा है, इक्वेटर से, इक्वेटर इसके थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अंदर हमने बोल रखा है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है दैट इज नोन एज इक्वेटर। इसके अंदर से 3 कंट्रीज पास हो रही है। ठीक है, कौन कौन सी हो रही है? इक्वाडोर, ठीक है, कोलंबिया और ब्राजील। ब्राजील तो आपको दिख रहा है, बड़ा सा रहा है, तो उसके अंदर से तो निकल ही गया। ठीक है, डोर मतलब गेट, इक्वेटर ने गेट खोला और उसके अंदर घुस गया। ठीक है ना, और क्लाइंब करके, कोलंबिया मतलब क्लाइंब करके उसके अंदर घुस गया। तो डोर, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 3 याद रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर बताओ इक्वेटर पे कौन लाई करता है ना। हर चीज आपको क्लियर होगी, सारा टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न सब मैं आपको याद करा दूंगा, बट समय के साथ साथ, है ना, धीरे धीरे होगा सब कुछ। चलो, ये समझ में आ गया सबको? इक्वेटर पासेस थ्रू द 3 कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका, दे आर इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। डोर खोला इक्वेटर ने, क्लाइंब करा, और ब्राजील तो बड़ा कंट्री है, उसके अंदर से पास हो जाएगा, है ना। और अपन इसके अंदर याद करते हैं, देखो यहां से अगर अपन देखें, यहां से लेकर इस तरह से कंट्रीज को अपन को याद करना है, मान लीजिए इन कंट्रीज को अपन को मान लो याद करना है। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां पे है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, एक फ्रेंच, फ्रेंच नेम होता है ना, कुछ नेम्स होते हैं जो उनको फ्रेंच कैटेगरी में डालते हैं, है ना। फ्रेंच नेम का गाय क्या हो जाएगा? फ्रेंच सुरीनेम गाय, गुआना। ठीक है, गाय क्या करेगा? वेनेजुला, वैन के ऊपर क्लाइम कर गया। ठीक है, क्लाइम करा और फिर वैन का डोर खोल दिया, इक्वेडोर। ये याद हो जाएगा। कैसे, क्या बोला मैंने? फ्रेंच नेम का गाय, फ्रेंच का फ्रेंच गुइनिया, ठीक है, नेम का सुरीनेम, गाय का गुआना। क्या करा उसने? क्लाइम करा कोलंबिया, और फिर क्या कर दिया? गेट खोल लिया, डोर खोल लिया, वैन का डेट डोर खोल लिया, मतलब वेनेजुला और फिर इक्वेडोर। वेनेजुला मतलब वैन के बाद फिर कोलंबिया और फिर इक्वेडोर। इस तरह से आप करोगे ना, थोड़ा सा तुमको लग रहा होगा सर ये वियर्ड ट्रिक्स है, पर वियर्ड ट्रिक्स जल्दी से दिमाग के अंदर कैप्चर हो जाती है ना। जैसे अपन ने याद करा था G7 कंट्री, याद करो, इमेज आ गई होगी तुम्हारे सामने। एक रिच मैन है, साइड में पान था, लास्ट के अंदर फ्रेंच फ्राइज, लेस का पैकेट,
ये है ना, ये एक तरह से टेक्निक्स है, साइंटिफिक टेक्निक से याद करने की। कहानी बना के याद कर ली, कहानी ऐसी जो कि बहुत ही वियर्ड है, कोई दूसरा देखेगा तो हंसेगा भी उसको। क्या बोला अपन ने स्टार्टिंग से बताओ? एक फ्रेंच नेम गाय, क्या करा उसने? वेनेजुला, वैन के ऊपर क्लाइंब करा, फिर क्लाइंब करके डोर खोल दिया। एक ऐसे सोच भी लेना कि एक बंदा है, फ्रेंच नेम है उसका, और ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो गुआना और वेनेजुला के बीच में कंफ्लिक्ट है, समझ में आ गया है ना। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, एक तो ये होगा एशक्यूबो रिवर कहां से पास हो रही है, ठीक है, गुआना से पास हो रही है। एशक्यूबो रिवर की इधर वाला जो एरिया है ना, ठीक है, वो वेनेजुला अपना मानता है, समझ में आ रहा है। और इधर वाला एरिया अभी किसका है, ये वाला एरिया एशक्यूबो का कॉरिडोर जो है वो किसके अंदर है, गुआना के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, छोटे छोटे से क्वेश्चंस आएंगे कभी कभार, और उसमें 2 मार्क्स अपने पास आ जाएंगे, बस सीधी सी बात ये है। तो देखो एशक्यूबो रिवर अपन ने इसके अंदर याद कर लिया, और बाकी की ये सब चीजें अपन ने इसमें देख लिया, ठीक है। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ये भी अपन ने इसमें देख लिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक अपन को क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है ना, दैट इज सूडान। सूडान के अंदर क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, वो क्या है सूडान क्राइसिस, वो अपन इसके अंदर समझेंगे, ठीक है। पहले हम सूडान की लोकेशन देख लेते हैं, सूडान कहां पर है, राइट। सूडान एक रेड सी से लगा हुआ कंट्री है, समझ में आ रहा है। और सूडान की यहां पर अपन नेबरिंग कंट्रीज देख लेते हैं, ऊपर है इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट के बाद लीबिया, लीबिया के बाद चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, एंड यहाँ पे इरिट्रिया, ठीक है। ऐसे 7 कंट्रीज से सराउंडेड कंट्री है, दैट इज नोन एज सूडान, ठीक है। सूडान के नीचे साउथ सूडान भी है, साउथ सूडान अलग कंट्री है ना। पहले ये एक कंट्री हुआ करता था, तब अफ्रीका के अंदर 53 कंट्रीज हुआ करती थी, पर ये सूडान और साउथ सूडान अलग अलग हो गया तो 54 कंट्रीज अफ्रीका के अंदर अभी। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो ये सूडान जो है, ये देखेंगे सूडान जो कंट्री है, ठीक है, इसके अंदर ऊपर इजिप्ट, लीबिया, चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया, ठीक है। और इधर क्या है, इधर रेड सी इसके अंदर है, ठीक है। तो रेड सी का पानी सूडान में आता है, ऐसे अपन याद करके रखते हैं ना। अभी रेड सी के आसपास की कंट्रीज को भी अपन याद करेंगे। चलो, तो यहाँ पर मैंने पूरा लिख रखा है, साउथ सूडान टू द साउथ एंड रेड सी इसके अंदर है। अच्छा, इसके अंदर सूडान को अगर आप देखेंगे एरिया वाइज, दिस इज द 3rd लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। सबसे बड़ी अफ्रीकन कंट्री और 2nd नंबर की अफ्रीकन कंट्री, आपका होमवर्क है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कौन सी है ये देखना। ये 3rd लार्जेस्ट है, दैट इज सूडान जो होगा वो 3rd लार्जेस्ट है। चलिए, रिलीजन अगर हम देखें सूडान के अंदर तो 97% जो है सुन्नी मुस्लिम है, 1.5% क्रिश्चियनिटी, 1.5 ट्रेडिशनल फेथ, इस तरह से इसके अंदर है। रिलीजन इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखना है यहाँ पर, एक अपनी नील नदी होती है ना, नील नदी, जैसे नील बोलते हैं इसको, इंग्लिश में नाइल बोलते हैं। नाइल नदी के अंदर 2 ट्रिब्यूटरीज है इसकी, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, ठीक है। ब्लू नाइल जो होती है ना, वो आप देखेंगे तो इथोपिया के अंदर से लेक टाना, ठीक है, लेक टाना के अंदर से ब्लू नाइल निकलती है ना। अब ये ब्लू इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसका पानी बिल्कुल ब्लू होता है जब निकलती है तो, है ना। व्हाइट नाइल कहाँ पर निकलती है, व्हाइट नाइल अगर हम देखेंगे तो व्हाइट नाइल है ना। तो व्हाइट लाइन नाइल को व्हाइट नाम क्यों है इसका, ये बताओ। व्हाइट नाइल का नाम व्हाइट क्यों है, एनीबॉडी इन द क्लास? क्योंकि बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर निकलती है, ठीक है, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके निकल रही है। और ये दोनों जहां मिलते हैं ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज खारतूम, है ना। चलो, आप सबको याद है तो ये बहुत अच्छी बात। और सूडान के अंदर ये रीजन जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज यहाँ पर पानी है बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये रीजन जो है खारतून रीजन जो है, इसके ऊपर बहुत पहले से निगाहें अलग अलग साम्राज्य की गई है। पहले इजिप्ट की गई, फिर डिफरेंट डिफरेंट लोग इसके ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करें। ब्रिटेन भी आया इधर, ठीक है। फिर ब्रिटेन आया तो यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे उन्होंने के जो चार्ल्स थे, चार्ल्स नाम, चार्ल्स जॉर्डन नाम का था, उनका गला काट के लटका दिया था। ऐसे ऐसे कहानी है इसके अंदर, वो हमारे काम के लिए। हमको ये है कि वाइल व्हाइट नील और ब्लू नील कहाँ पर मिलती है, खार्तूम के अंदर मिलती है। दिस रीजन इज देयर इन द सूडान, ठीक है। चलो आगे हम चलते हैं इसके अंदर। अब हमारा जो कंफ्लिक्ट रीजन है, अच्छा नाइल के बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया, ठीक है। नाइल नदी कहाँ से निकलती है ये भी लिख दिया, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, ये दोनों कहाँ, खार्तूम के अंदर मिलती है, और वही सूडान की कैपिटल है, ठीक है। इसके अंदर
ये जो रिवर होती है आप देखेंगे मेडिटेरियन सी के अंदर जाकर लास्ट के अंदर गिर जाएगी, ठीक है। और इन इन जो एरियाज के अंदर से यहाँ पर ये 11 कंट्रीज के अंदर से रिवर निकली, ठीक है। तो ये आपको सबको याद होना चाहिए, इन पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। चलो आगे हम देखते हैं सूडान कन्फ्लिक्ट क्या है, सूडान कन्फ्लिक्ट को समझते हैं। ये जो बंदे हैं अल बशीर, है ना, अल बशीर जो थे ना एक डिक्टेटर प्रेसिडेंट थे किसके, सूडान के, और बहुत सालों से प्रेसिडेंट, 10-12 साल से प्रेसिडेंट थे, 10-12 साल से प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ के मिलिट्री वाले जो थे ना उनको थोड़ा सा इनसे कन्फ्लिक्ट हो गया। और यहाँ पे बहुत सारी मिलिट्रीज है, जैसे हमारे यहाँ पर मिलिट्री होती है, सीआरपीएफ होती है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे बीएसएफ होती है ना। तो मिलिट्री के अंदर भी बहुत कैटेगराइजेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो सारी मिलिट्रीज ने मिलकर इनको हटा दिया, ठीक है। तो बाशीर के बाद फिर मिलिट्री वालों जब एक बड़ा ताकत हटेगा तो एकदम से तो शांति हो नहीं रहेगी, सब लोग अब देखेंगे भाई किसको पावर दें, इसको तो हटा दिया अब किसको पावर दें। तो लोगों ने बोला कि हमको है ना इलेक्टेड आदमी चाहिए, हमको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन हमको चाहिए। तो उस वक्त जो आर्मी जनरल्स थे उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम अभी फॉर ए टाइम बिंग हम एक गवर्नमेंट बना लेते हैं, टेम्परेरी गवर्नमेंट हम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद 2023 के अंदर हम यहाँ पे इलेक्शन करवा लेंगे। समझ में आया? तो यहां तक आप समझो कि देखो प्रेसिडेंट उमर अल बशीर बाय मिलिट्री जनरल्स इनको क्या कर दिया, हटा दिया, रूट आउट कर दिया, इनको ओवरथ्रोन कर दिया, ठीक है। डिस्पाइट बशीर आउटसर सिविलियंस कंटिन्यू देयर डेमोन्स्ट्रेशन सीकिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि साहब हमको तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन चाहिए, हमको डिक्टेटर नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डिक्टेटर हटाया दूसरा बैठ गया, ऐसा नहीं चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक सोवरेंटी काउंसिल बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, ऑफिसर्स भी होंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविलियंस होंगे, उन दोनों का मिलाकर हम क्या करेंगे, हम एक तरह से एक गवर्नमेंट बनाएंगे। और ये गवर्नमेंट टेम्परेरी बेसिस पे है, 2023 के अंदर, जुलाई 2023 के अंदर हम इलेक्शन कंडक्ट करा देंगे सब, और जो तुम्हारी डिमांड है वो, सब लोग शांत हो गए और एक गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म हो गई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवरेन काउंसिल, ए पावर शेयरिंग बॉडी, जिसके अंदर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल गवर्नमेंट, दिस लेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवरेनिटी काउंसिल्स, पावर शेयरिंग बॉडी ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द सिविलियंस। और इसके जो बनाए गए प्राइम मिनिस्टर वो थे हेमडॉक, ठीक है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जिसका नाम था हेमडॉक। इज दिस क्लियर? अब हेमडॉक को क्या करेगा कि एक मिलिट्री जनरल आएगा, मिलिट्री जनरल बुरहान, है ना, नाम वाम याद नहीं रखने, बस एक बार दिमाग के अंदर थोड़ा इस तरह से याद रखो, है ना। बुरहान जो होंगे वो उसको हटा देंगे और कहेंगे कि भैया मैं क्या हूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, है ना। तो ये जो बॉडी थी ये पूरी अपनी कर नहीं पाई 2023 से पहले ही 2021 के अंदर ये पर्सन जो थे ये मिलिट्री जनरल थे, ठीक है, मिलिट्री के अंदर सबसे ऊपर पोस्ट थी इनके पास, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं सूडान के। उस गवर्नमेंट को जो सोवरेन काउंसिल बनाई थी उसको डिस्टेबल करके ये इसके अंदर बन जाते हैं। अब क्या होता है मिलिट्री के अंदर, जैसे मैंने बताया ना अलग अलग मिलिट्री थी, तो यहां पर भी एक तो इनकी मिलिट्री है और दूसरी एक ये है आरपीएफ, है ना, आरएसएफ, आरएसएफ मतलब रैपिड सपोर्ट फोर्स, ठीक है, रैपिड सपोर्ट फोर्स के अंदर थी। अब रैपिड सपोर्ट फोर्स को हेड ये कर रहे थे, इनका नाम क्या है, हमदन डगालू, और ये जो है बुरहान ये इनकी मिलिट्री को हेड कर रहे थे। अब इनको लगा कि आरपीएफ जो है, आरएसएफ है ना, रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकती है, तो ये बोलेंगे आरएसएफ को मिलिट्री के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। इस बंदे को ये बात अच्छी नहीं लगी, ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे। दिस इज द सूडान क्राइसिस। इज दिस क्लियर? दो मिलिट्री जनरल की लड़ाई है आपस के अंदर पावर के लिए, ठीक है, कि कौन सीट पे बैठे। इससे पहले क्या हुआ था ये सब चीजें याद है, ठीक है। पहले क्या था, सबसे पहले अल बशीर थे, अल बशीर को क्या करा, टॉपल करा उनकी गवर्नमेंट को, मिलिट्री ने और सिविलियंस ने मिलकर एक गवर्नमेंट बना ली और कहा कि 2023 के अंदर हम इलेक्शन करा देंगे। पर 2021 के अंदर बुरहान जो थे वो जाकर बैठ गए, ठीक है। अब बुरहान जाके बैठ गए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो रूल करने लग गए कि मैं ही प्रेसिडेंट, ठीक है। और वो बोल रहे थे कि भाई ठीक है मैं रूल करूंगा और 2023 में आपको इलेक्शन करके दे दूंगा, पर अभी मेरे को रूल करने दो। उससे पहले दोनों आपस में भिड़ गए, ठीक है, आरएसएफ के और इसके। तो इट इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू मिलिट्रीज, ठीक है, टू ब्रांच ऑफ मिलिट्रीज प्रेजेंट इन द सूडान। और सूडान के अंदर एक तरह से सिविल वॉर चल रही है। देखो सून आफ्टर 2021 कू करा, हमदॉक को हटाया, रिलेशन बिटवीन द मिलिट्री एंड आरएसएफ डिटोरिएटेड। अब देखो जनरल मोहम्मद हमदन डगालू
ये कौन है? आरएसएफ के जनरल। और जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान एग्री ओवर हाउ द 10,000 स्ट्रॉन्ग आरएसएफ शुड बी इंटीग्रेटेड टू द आर्मी, कैसे करना चाहिए। तो उसने मना कर दिया कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह से हमारे पास पावर रखनी चाहिए हमको, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा? एज ऑफ फरवरी 2024 नियरली 8 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, ठीक है। दिस इंक्लूड मोर देन 6 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड विद इन द सूडान एंड मोर देन 1.5 मिलियन पीपल्स हु फ्लड टू द नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज के आसपास की जो नेबरिंग कंट्री, 7 कंट्री, उन्होंने कहा कि हमारे तो वैसे ही इन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ तो क्राइसिस, रिफ्यूजी क्राइसिस यहाँ पर क्रिएट कर दी। कहाँ जाएंगे? मिलिट्री आपस में लड़ रही है, तो इधर उधर भटक गए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये एक इसके अंदर कंफ्लिक्ट है। अब इसके अंदर है ना एक डार्फोर रीजन है, डार्फोर जो एक तरह से डिमांड है ना, पॉपुलर डिमांड, वो ये है कि 2003 के अंदर मिलिट्री ने इस डार्फोर रीजन के अंदर बहुत सारी ऑट्रोसिटीज करी थी, बहुत सारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करा था। तो ये डार्फोर रीजन है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये भी एक इनका डिमांड है ना। तो वन ऑफ द डिमांड इज दिस वन कि इसके अंदर डार्फोर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये एक बड़ी डिमांड इसके अंदर चलती है। इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण ये न्यूज में रहता है, डार्फोर रिसेंटली इन द न्यूज, बताओ कि इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सूडान के अंदर है, तो सूडान के अंदर हमने देख लिया नील नदी, हमको समझ में आ गया, ठीक है। वो पूरा का पूरा हमने इसके अंदर देख लिया, नील नदी कहाँ कहाँ से पास होती है ये अपन को देखना होगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अब ये न्यूज में आ गया तो उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब अपन को देखनी होती है। नेक्स्ट जो है दैट इज इजराइल पैलेस्टीन इशू। इजराइल पैलेस्टीन इशू तो भाई देखो हमेशा ही न्यूज के अंदर रहता है। गाजा पट्टी पे से बमबारी स्टार्ट हो गई है इजराइल उसका, इस तरह से। तो अपन इस इश्यू को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक डायमेंशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। वंस फॉर ऑल अपन इस इश्यू को अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं ना वो है जूस। पहले इजराइल नेशन ही नहीं हुआ करता, सब इधर देखेंगे एक बार, पहले है ना इजराइल नेशन ही नहीं हुआ करता था। जूस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर एस्टेब्लिश्ड है ना, पर जूस को कोई पसंद नहीं करता था। क्यों? जूस वर वेरी इंटेलिजेंट। अगर हमारी कंट्री में रहेंगे ना तो ये क्या करेंगे, हमारी जॉब खा जाएंगे, ठीक है। तो उनको हर कोई परसिक्यूट करता था, परसिक्यूशन उनका होता था हर जगह, वर्ल्ड के अंदर हर जगह। हिटलर ने परसिक्यूशन की परिकाष्ठा कर दी, परसिक्यूशन मतलब प्रताड़ित करना, परिकाष्ठा कर दी कि भाई इनको तो गैस चैम्बर में डालो, बटन ऑन करो, होलोकास्ट कर दिया उस तरह से, है ना। अब क्या हुआ, जूस को ऐसा लगा कि यार हमको क्या करना चाहिए, हमें सबको एक जगह मिलके रहना चाहिए, हमारा भी कोई घर होना चाहिए, हमको तो घर में, हमारा तो कोई घर ही नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इनकी होली बुक जो हुआ करती थी ना, इसमें एक ये था जेरूसलेम। जेरूसलेम नाम का एक सिटी है, उसके आसपास जाकर तुम बसोगे ना तभी तुम्हारा वो होगा, तभी तुम्हारा भाग्य खुलेगा। तो क्या होता है, जब इनका बहुत ज्यादा परसिक्यूशन होता है ना, परसिक्यूशन होता है तो ये लोग है ना जेरूसलेम की तरफ जाते हैं। जेरूसलेम पहले पैलेस्टीन नाम का देश हुआ करता था, अब नहीं है वो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने अभी उसको अथॉरिटी नहीं दी। यूनाइटेड नेशन बनने से पहले वहां पर एक पैलेस्टीन नाम का देश हुआ करता, ठीक है। उसके अंदर जेरूसलेम नाम की सिटी थी। तो वहां पे चहु दिशाओं से, चारों डायरेक्शन से ये लोग क्या है, इस जेरूसलेम के आसपास बसने लग गए, ठीक है। चारों डायरेक्शन से अगर ये लोग जाएंगे तो ये लोग इस इसके अंदर आने लग जाएंगे, है ना, इधर आने लग जाएंगे। अभी ये जो पीला एरिया है ना दैट इज इजराइल, बट पहले ये था नहीं, पहले पैलेस्टीन था ऐसे मान लो। और यहाँ के जो भी लोग होंगे ना उनको क्या करेंगे, उनको ये साइड में कर करके खुद यहाँ पर देखो एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं, खुद एस्टेब्लिश यहाँ पर होते रहे और धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है। अब बहुत सारे मास के अंदर ये लोग यहाँ पर आएंगे। अब इसके पीछे कौन था? इसके पीछे भी ब्रिटिशर्स थे, है ना। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जूस को खुश करने के लिए, जूस कम्युनिटीज को खुश करने के लिए एक डिक्लेरेशन करी दैट इज नोन एज आर्थर डिक्लेरेशन, है ना। आर्थर डिक्लेरेशन के अंदर ये बोला गया कि हम पैलेस्टीन के अंदर इनको एक अलग नेशन बनाकर देंगे। तो सब सोचे चलो भाई अपना बैग उठाओ, और यहाँ तो हमको सब मारते हैं, चलो हम किराए पे क्यों रहे, अपना देश में रहेंगे। और सारे वर्ल्ड के अंदर से सब क्या होगा, मास माइग्रेशन करेंगे। दिस इज नोन एज जियोनिस्ट मूवमेंट, जियोनिस्ट मूवमेंट, जिसके अंदर सारे जूस जो उठ के क्या कर रहे हैं, यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जूस माइग्रेशन गॉट इंटेंसिफाइड बाय द बाल्फोर डिक्लेरेशन, आर्थर बाल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है। इस बाल्फोर डिक्लेरेशन बोलेंगे और आर्थर डिक्लेरेशन दोनों मतलब एक ही बात है। अनाउंस दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट विल क्रिएट ए सेपरेट स्टेट फॉर द जूस इन द पैलेस्टीन। उन्होंने बोला यार इतनी बड़ी पावर जो है, ब्रिटिश पावर जो है वो हमको सपोर्ट कर रही है तो हम चलते हैं, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन तो आप देखें बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, हमने देखा भी था,
किस तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के नाम पे क्या क्या वहां पे हुआ है, वो सब चीजें देखा। तो स्टार्टिंग के अंदर तो बहुत ज्यादा ही इस तरह से बहस थी। तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी पैलेस्टीन को तो देश नहीं मानेगी, पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 193 मेंबर्स की बॉडी जो थी, ठीक है, 2 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी नहीं थी इसमें, वेटिकन सिटी और, तो इन्होंने इसराइल को मान लिया, पैलेस्टीन को नहीं माना है, ठीक है। इन 1947 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास द रेजोल्यूशन एंड क्रिएटेड स्टेट ऑफ इजराइल, इजराइल की स्टेट यहाँ पर क्रिएट कर दी जाती है। अब जैसे ही करी जाती है तो ये रेजोल्यूशन 181 है। अब क्योंकि ये न्यूज के अंदर रहा है पूरा, रशिया यूक्रेन के बाद यही न्यूज में रहा है, तो आप ये रेजोल्यूशन भी याद कर लेना। रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 181 इज रिलेटेड टू व्हाट, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या करा, इजराइल को एक मान्यता दे दी कि इजराइल इज ए नेशन, ठीक है। चलो ये सुनते ही अरब वर्ल्ड जो होगा, अब देखो पैलेस्टीन के अंदर क्या है, पैलेस्टीन के अंदर, पैलेस्टीन अरब कंट्री थी, तो अरब मुस्लिम वर्ल्ड जो होगा ना वो पूरा का पूरा घबरा जाएगा। वो सोचेगा यार कि ये ना हमारे देश, हमारे जैसे भाई जैसे देश था कोई, उसके अंदर हमारे भाई के घर में, कजन ब्रदर के घर में क्या है, लोग घुस गए और लोग घुस के उनको साइडलाइन कर दिया, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस तरह से बोल दिया कि ये ही इसके अंदर है। तो ये लोग क्या करेंगे 1948 के अंदर, ये लोग मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि अरब डिड नॉट एक्सेप्ट द पार्टीशन प्लान एंड इन्वेडेड इजराइल कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज है, इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन और लेबनान, जो बाद में निकल गया था, ये क्या करेंगे 1948 के अंदर इसराइल के ऊपर युद्ध कर देंगे। और इस युद्ध में कौन जीतेगा, 5 कंट्रीज मिलकर इसराइल पर अटैक कर रहे हैं। इस युद्ध में इसराइल जीत जाता है, ठीक है। तो इसराइल जो होगा वो इस युद्ध के अंदर यहाँ पर जीत जाएगा, ठीक है। इसराइल एक्सपेंडेड टेरिटरी देन व्हाट वाज एलोकेटेड अर्लियर, जो यूनाइटेड नेशन ने उसको दी थी उससे ज्यादा यहाँ पर टेरिटरी अपनी ये बना लेता है, ठीक है। तो और ज्यादा एक्सपेंड इसके अंदर ही कर जाता है, राइट। बाकी जो जॉर्डन होता है वो वेस्ट बैंक का एरिया ले लेता है, और इजिप्ट जो है वो गाजा वाला एरिया ले लेता है। पर ये एरिया वापस कहीं ना कहीं इधर उधर होता रहेगा, वेस्ट बैंक और इजिप्ट वाला एरिया, वेस्ट बैंक ये वाला एरिया है, इजिप्ट ये वाला एरिया, ठीक है। जॉर्डन रिवर के वेस्ट के अंदर जो है ये है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक नाम कैसे पता है, ये समझ में आ रहा है, ये जॉर्डन रिवर बह रही है, जॉर्डन रिवर के बगल वाला एरिया, दैट इज नोन एज वेस्ट बैंक, है ना। चलो अब पैलेस्टीन के अंदर ऐसा होता है 1948 के अंदर वार हुआ, 1948 के अंदर वार हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, इसराइल जीत जाएगा, है ना, पैलेस्टीन हार गया, उसके अंदर पैलेस्टीन के साथ जो कंट्रीज वो भी हार जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन बनती है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बोलती है हम आजादी दिलाएंगे पैलेस्टीन। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो आगे चलकर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, झंडा उठा देती है, पैलेस्टीन की फ्रीडम हम देंगे। 1964 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, पैलेस्टीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1964, जो कहती है अरब वर्ल्ड के साथ मिलकर हम पैलेस्टीन को आजादी देंगे। अब क्या होता है इसके बाद ये देखते हैं। अब देखो 1967 के अंदर फिर से वार एक करते हैं, 6 डेज का वार होता है मिडिल ईस्ट के अंदर। और 6 डे का वार जो होता है ये क्या है, एक तरह से पूरा इसका अपन सिर्फ रिजल्ट देखें तो इसराइल जो होता है वो सिनाई पेनिनसुला जो होता है, यहाँ पर इजिप्ट के अंदर जो सिनाई पेनिनसुला था वो इसराइल ले लेता है, इसके अंदर दे नहीं रखा, सिनाई पेनिनसुला ले लेगा, गाजा स्ट्रिप फ्रॉम द इजिप्ट एंड द वेस्ट बैंक एंड द ईस्ट जेरूशलेम फ्रॉम द जॉर्डन। जो जेरूशलेम जो था ना, जब 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या करा था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसराइल को एक कंट्री माना था ना, तो जेरूशलेम को इंटरनेशनल बॉडी इंटरनेशनल बना दिया था कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है सब, ठीक है। जेरूशलेम जो जगह होगी ना इसराइल का कंट्रोल है ना पैलेस्टीन का, क्योंकि जेरूशलेम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या है, समझ में आ रहा है। बट जब यहाँ पर अटैक हुआ 1967 का वार जब हुआ, तो उसके अंदर इसराइल जो होता है ना, जेरूशलेम का एक पोर्शन इसराइल ले लेता है, वेस्ट वाला पोर्शन इसराइल ले लेता है कि ये हमारे कंट्रोल में है। वाई जेरूशलेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जेरूशलेम के अंदर एक छोटा सा एरिया है, उस छोटे से एरिया के ऊपर क्यों युद्ध हो सकता है बहुत भयंकर वाला, वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है, क्योंकि वहां पे 3 रिलीजन कोलाइड कर रहे हैं, एक तो जूडिज्म और एक क्रिश्चियनिटी और एक इस्लाम। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलो खैर, फिर क्या होता है 1973 का, अब इनको समझ में आ जाता है कि भाई इसराइल से लड़ना है ना, तो इसराइल से ऐसे तो नहीं लड़ सकते, कॉन्शियस स्टेट पे इसराइल से नहीं लड़ सकते, ये तो मारता है बुरी तरह, सब मिलकर लड़ रहे फिर भी मार रहा है, सारी अरब कंट्रीज मिलकर लड़ रही फिर भी मार रहा है, 2 बार तो ये हार जाते हैं। तीसरा बार सोचते हैं कि यार ये जब मदहोशी में होंगे ना इसराइल वाले तब हम लड़ेंगे, दैट इज नोन एज यौम किपुर वार। ये बिल्कुल नाम है ना, अपन को याद रखना है, इससे पूछा जा सकता है कि यौम किपुर वाले इज रिलेटेड टू व्हाट। यौम किपुर एक तरह से सेलिब्रेशन, जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली होता है ना, तो वहां पर उनका नेशनल डे जो होता है, ठीक है, इस तरह से यौम किपुर सब मस्ती में थे वहां पर उस वक्त, है ना, इसराइल के अंदर एकदम से अटैक होता है उनके ऊपर।
और अटैक होता है योम किपुर वार के अंदर, सब मिलकर अरब वर्ल्ड वापस अटैक करता है उनके ऊपर, पर यहाँ पे भी इसराइल जीत जाता है। ठीक है, इसराइल जीत जाएगा, इसराइल वोन द वार एंड नाउ अरब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कि इसराइल को यार ऐसे हम हरा नहीं सकते, इसराइल को मैनेज ही कर सकते हैं। व्हाई इसराइल ऑलवेज विन द वार, क्यों हमेशा जीतता जा रहा है? सपोर्टेड बाय द वेस्टर्न पावर्स, दैट्स करेक्ट। ठीक, टेक्नोलॉजिकल ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने बताया था उसके सर के ऊपर लैब बैठी है, लेबनान। ठीक है, याद कराया था। अच्छा, इसराइल का अपन एक बार नेबरिंग कंट्रीज याद कर लेते हैं। ये देखो, ये इसराइल है, ये यहां पर देखेंगे तो दिस इज सीरिया, दिस इज जॉर्डन, और दिस इज लेबनान, और दिस इज इजिप्ट। तो मैंने आपको बताया था पहले दिन क्लास के अंदर, सर पे उसके लैब है, और किस पे बैठा हुआ है वो? जीप पे बैठा है, इजिप्ट, और उसके दो फ्रेंड है। ठीक है, सीरिया को पकड़ रखा है ऐसे, ऐसे खड़ा है इसराइल, और जॉर्डन को पकड़ रखा है। सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान, और इधर क्या है? इधर मेडिटेरेनियन सी। आ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, फिर अपन, अगर आपने मैप वैसे देखा हुआ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था क्लास, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ में आ रहा? ऐसे अपन को याद रखना पड़ेगा, पिन पॉइंटेडली अपन को याद रखना पड़ेगा, है ना। यूक्रेन वाला क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, बट बहुत सारे मेजोरिटी स्टूडेंट्स का वो गलत हो। बोले सर हमने यूक्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था अंदर तक कि उसका कैसा रहता है, स्टेपी उसके अंदर क्लाइमेट है, यहां तक हम चले गए थे, बट हमको ये नहीं पता था इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा और उसके अंदर फिर बच्चों का गलत हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन हमको नहीं छोड़े। यहां तक समझ में आ गया? यौम किपुर वार, सरप्राइज अटैक ऑन इजराइल बाय द अरब वर्ल्ड, रिजल्ट क्या हुआ? इजराइल वापस जीत गया। अब उनको लग गया भाई इजराइल को ऐसे डिफीट नहीं करा सकते, इजराइल के साथ मैनेज ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक ओस्लो अकॉर्ड साइन होती है, इजराइल और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें पीएलओ रिकॉग्नाइज्ड बाय इजराइल एज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीन पीपल। पीएलओ जो था, जो उसकी लड़ाई के लिए लड़ रहा था कि पैलेस्टीन को मैं आजादी दिलाऊंगा, उसको इजराइल बोलता है कि हाँ तू अच्छा है, तू ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है किसका? पैलेस्टीनियन पीपल का। और वो पीएलओ जो होता है वो क्या करता है? इसको रिकॉग्नाइज कर देता है इजराइल को। जो आजादी दिला था वही कहता है नहीं इजराइल अच्छा है। ठीक है, और वो भी बोल देता है कि पीएलओ रिप्रेजेंटेटिव है। जिससे क्या होता है? दिस अकॉर्ड प्रोवाइड पैलेस्टीन फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा। बोलते हैं गाजा और वेस्ट बैंक के अंदर हम क्या करेंगे? तुमको सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। अब यहां पर देखो, दिस इज गाजा स्ट्रिप, है ना, गाजा पट्टी जिसको बोलते हैं, और ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, ये वाला एरिया हम पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, क्योंकि तुम क्या हो? तुम एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो किसके? पैलेस्टीनियन पीपल्स के। ठीक है, और ये क्या कहेंगे? इसका मतलब ये पूरा एरिया का इजराइल का हो गया। तो सोच कर देखो, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा का पूरा पैलेस्टीन दिलाने के लिए खड़ी हुई थी, उसने एक समझौता टाइप कर लिया ना, और समझौता टाइप यहाँ पर इस तरह से हो जाता है। तो ये देखो, इसके अंदर इस तरह से ये चीज होती है। ये अरब वर्ल्ड को ये पसंद नहीं आता। अरब वर्ल्ड कहता है यार पीएलओ ने तो खंजर खोल घुप दिया हमारे पीठ के पीछे। और इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हमस, ठीक है, हमस ऑर्गेनाइजेशन बिकम प्रोमिनेंट। वो 1980 के अंदर बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन थी। वो कहती है कि मैं तुमको आजादी दूंगा। पीएलओ तो क्या हो गया? एक तरह से पीएलओ तो आपको धोखा देगा। और हमस जो होती है एक मिलिट्री पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि गाजा के अंदर क्या होती है? गाजा के अंदर बड़ी प्रोमिनेंट होती है। गाजा जो होगा, गाजा स्ट्रिप, इसके अंदर बड़ी प्रोमिनेंट है। तो गाजा के अंदर अभी अगर आप देखेंगे तो हमस इज वेरी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। वेस्ट बैंक के अंदर देखेंगे तो पीएलओ इज देयर, और इजराइल यहां पर है। पीएलओ और गाजा आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखते हैं आगे, चलो। In 2006, Hamas became very influential and controlled Gaza Strip. Hamas started fighting against the Israel and Israel carried out the blockade of the Gaza Strip. अब क्या होता है कि हमस यहां से रॉकेट दागता है, इजराइल को गुस्सा आता है, इजराइल इसको पूरा का पूरा क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। इजराइल इसको पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगा तो उसके पास खाना कहां से आएगा? फूड कहां से आएगा? मेडिसिन कहां से आएगी? वाटर कहां से आएगा? कहीं कहीं इसके पास सोर्स ही नहीं है। मेडिटेरेनियन सी है इधर तो ये जब ब्लॉकेड कर देता है तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चलता है, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चलते हैं तो ह्यूमन क्राई होता है कि भाई क्या करेंगे, गाजा के लोग मर रहे हैं तड़प तड़प के। और इसलिए हमेशा हर 2 से या तीसरे साल ऐसे देखेगा, गाजा स्ट्रिप के अंदर से बमबारी हुई, फिर इसराइल ने इसको ब्लॉकेड कर दिया। अभी भी हुआ है 2023 के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमेशा न्यूज में रहेगा, पर आपको ये समझ में आया अच्छे से इशू इसराइल पैलेस्टीन, है ना। अभी प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट क्या हुआ है? जेनेसिस ऑफ प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट ये है कि मिलिटेंट अटैक हुआ इसराइल पे, गाजा के अंदर से लोग आए,
ठीक है, हमास के लोग, और उन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद इसराइल जो है उसको ब्लॉकेट करके बैठ गया और फिर इसराइल उसके अंदर घुसने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कैप्चर करके ले भी गए, ये तो आपको सबको पता ही होगा 2023 में क्या हुआ और क्या चल रहा था, राइट। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जेरूसलेम क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये अपन इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, वेस्ट जेरूसलेम इज अंडर द इसराइल और ईस्ट जेरूसलेम इज ओल्ड सिटी, जिसको ईस्ट जेरूसलेम अपन इसके अंदर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जेरूसलेम जो है ना, एक सेंटर है इजरायली पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का। वो जो कसम खा के आए थे, वो क्या खा के आए थे, वो जियोनिस्ट मूवमेंट के अंदर, कि हम क्या करेंगे, हम उसके आसपास जाके, जेरूसलेम के आसपास जाके बस जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही कहा था उन्होंने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जुडाइज्म जो है उसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर क्या है अपन देखते हैं, चलो यहां पर अपन इसके अंदर देखते हैं जेरूसलेम। अब जेरूसलेम के अंदर किस तरह से होता है, टेंपल माउंट एरिया है। टेंपल माउंट, टेंपल माउंट क्या है, एक हिल है ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलेम के अंदर। उसके अंदर ही जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो है ना होली साइट्स उसके अंदर है। ठीक है, टेंपल माउंट नाम का एक एरिया बना रखा है, जैसे जिसमें आपको दिखाऊं इसके अंदर, तो दिस इज द टेंपल माउंट, है ना, हिल पे एक एरिया है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 रिलीजन का होली साइट्स यहाँ पर है, और 3 रिलीजन की होली साइट है, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहता है। हर रिलीजन कहता है कि भैया इस पे कंट्रोल तो मैं कर लूं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला देखो यहाँ पे डोम ऑफ रॉक, ठीक है, अल अक्सा मॉस्क। एक ये वॉल जो दिख रही है ना, ये है वेस्टर्न वॉल, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज वेस्टर्न वॉल। तो डोम ऑफ रॉक, अल अक्सा मॉस्क, और ये क्या है, ये एक तरह से वेस्टर्न और वेलिंग वॉल। अब ये क्या क्या है, अपन इसके अंदर देखते हैं। देखो, अल अक्सा मॉस्क जो है ना, इस्लाम की 3rd होलीएस्ट साइट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स, तो मतलब ये मॉस्क जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इस्लाम। डोम ऑफ द रॉक जो है, अच्छा इसको है ना अल हरम भी बोलते हैं। ये जो पूरा एरिया है ना, टेंपल माउंट वाला एरिया भी मैंने आपको दिखाया, इसको अल हरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो डोम ऑफ रॉक आर सिचुएटेड विद इन द हरम ए शरीफ, या फिर अल हरम, ठीक है, या फिर टेंपल माउंट। ठीक है, डोम ऑफ रॉक इज इस्लामिक श्रिन एट द सेंटर ऑफ अल-अक्सा मॉस्क कंपाउंड on the Temple Mount in the old city of Jerusalem, world's oldest surviving work of Islamic architecture। ये बहुत सबसे पुराना इस्लामिक आर्किटेक्चर जो डोम होता है, डोम शेप का बनते हैं, ये सबसे पुराना ये है। और जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स थी वो एनग्रेव्ड है वॉल्स पे, वो भी सबसे पुरानी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, अर्लीस्ट एपिग्राफिक प्रोक्लेमेशंस ऑफ द इस्लाम्स एंड ऑफ द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद। इसलिए ये डोम ऑफ रॉक जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली चीज समझ में आ गया, डोम ऑफ रॉक, अलास्का मॉस्क समझ में आ गया। ठीक है, डोम ऑफ रॉक अपन को इसके अंदर समझ में आ गया। अब फिर दूसरा है वन साइड ऑफ द कंपाउंड, जो ये है, ये वॉल है, वेलिंग वॉल, वेस्टर्न और वेलिंग वॉल है, विच इज बिलीव टू बी द रिमेन्स ऑफ द सेकंड जूस टेंपल, होलीएस्ट साइट इन द जुडाइज्म। ये ऐसे बोला जाता है जैसे राम मंदिर के अवशेष बचे थे, है ना, अयोध्या में, उसको फिर अपन ने राम मंदिर बना दिया यहाँ पे। वैसे ही वेस्टर्न वॉल जो है ना, यहाँ पे पहले कभी एक टेंपल हुआ करता था जूडस का, जूडिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जूस का टेंपल हुआ करता था, इसलिए इसको होली साइट ऑफ जूडिज्म माना है। तो यहाँ पर लोग आते हैं ना, इस तरह से देखिए, वेस्टर्न वॉल के आगे इस तरह से यहाँ पर खड़े होके खड़े रहते हैं लोग। ठीक है, और यहाँ पर इस वेस्टर्न वॉल जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद एस्पेक्ट द जूडिज्म। ठीक है, आप देख रहे हैं इस्लाम का डोम ऑफ रॉक, अलास्का मॉस्क हो गया, और वेस्टर्न वॉल इसका हो गया, जूडिज्म का हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चर्च है, चर्च ऑफ होली स्पेकुलर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिस चर्च, तो चर्च है स्पेल कर चर्च जो है, बिल्ट ऑन द ट्रेडिशन साइट्स ऑफ द जीसस क्रूसिफिकेशन। जो क्रूसिफिकेशन हुआ है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे क्रूसिफिकेशन हुआ है, उस ट्रेडिशनल साइट पे बना हुआ है। तो आप देखो, 2 रिलीजन, यहाँ पे 3 रिलीजन है, और ऑब्वियसली 3 रिलीजन के है तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट होना लाजमी है। इस्लाम वाले बोलते हैं, अरब कंट्रीज बोलते हैं कि हमको इसका क्या करो, इसका कंट्रोल हमको दो। इसराइल वाले बोलते हैं हमको दो। और यूएसए, क्योंकि यूएसए दूर है, क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर, पर वो चाहता है कि इस्लाम का ये, इसका इसराइल का ये पार्ट हो जाए। ठीक है, अभी आपको हो तो जेरूसलेम को पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पर उन्होंने बोला था कि दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज पार्ट ऑफ इसराइल, है ना, और अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर दी, अपनी एम्बेसी भी शिफ्ट कर दी थी, है ना। तो ऐसा इसके अंदर कंफ्लिक्ट होता है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर है? बताओ, एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट?
तो अब हमको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जेरूसलम है क्या चीज, हमको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग है कि इजराइल और पैलेस्टीन का इशू क्या है, किस तरह से जियोनिस्ट मूवमेंट चला, जियोनिस्ट मूवमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता था, आज से पहले आप नहीं कर पाते उसको सॉल्व, है ना। टेम्पल माउंट क्या है, टेम्पल माउंट एक पूरा एक कॉरिडोर है जिसके अंदर 3 रिलीजन की होली साइट्स है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस क्लियरिटी में होगा आपके पास सब कुछ, तो कन्फ्लिक्टेड जोन्स है दैट इज इन न्यूज, है ना। और यहाँ पे से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं 1-2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर एक बार इस तरह से आप देखेंगे ना तो पेपर के अंदर आते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबको क्लियर है, तो ये इजराइल पैलेस्टीन का अपना इशू है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट अपन इसके अंदर देखते हैं। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से पहले हमको क्रीमिया इशूज के अंदर समझना पड़ेगा और फिर जाकर हम रशिया यूक्रेन को, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज रशिया यूक्रेन वाला, तो इसके अंदर भी स्लाइड मतलब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल अपन को समझ में आनी चाहिए। और फिर गाजा और इसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था हमास और इसराइल के बीच में, तो अपन को समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कितने लोग मर गए, कहाँ पर पहले वो हुआ, ये सब या तो प्लेसेस इन न्यूज में से आ जाएगा या फिर अपना क्या होगा बॉर्डर वॉर्डर का जैसे यूक्रेन के अंदर आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। वैसे आ सकता है इसराइल के अंदर आ जाए इस बार, तो ऐसी चीजें इसके अंदर आती रहेंगी, राइट। या फिर इसके ऊपर जेरूसलेम के ऊपर आ जाए, तो सबके अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग अपन को है। बाकी मीन्स के परस्पेक्टिव तो फिर अलग ही होता है, ठीक है। चलिए, तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्रीमिया जो है ना वो क्या है, ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। दिस इज क्रीमिया, ठीक है। ये जो कहानी है ना अब जो दिख रही है आपको 2023 के अंदर, आप 22 के अंदर युद्ध हुआ है ना यूक्रेन और इसके बीच में, रशिया के बीच, ये कहानी बहुत पहले की है। वो अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है तो तुम कभी इस युद्ध को समझ ही नहीं सकते, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या उसके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हुई रशिया के अंदर, और किस तरह से वो नाटो वाला जो वो है दैट इज जस्ट अ डायमेंशन, दैट इज वन ऑफ द डायमेंशन ओनली, उससे पहले भी कुछ कुछ होता रहेगा, ठीक है। तो देखो यूक्रेन जो होगा आप देखेंगे पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था, है ना। और यूक्रेन को एक तरह से गिफ्ट के अंदर उन्होंने क्या कर रखा था, गिफ्ट के अंदर ये क्रीमिया दे रखा था रशिया ने, ठीक है। उससे पहले अगर हम देखें तो 1783 के अंदर, है ना, रशिया टुक क्रीमिया फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। पहले क्रीमिया जो था ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, रशिया ने 1783 के अंदर करा। क्रीमियन वार हुआ फिर 1853 से 1856 के अंदर, जिसके अंदर रशिया वर्सेस ऑटोमन एम्पायर प्लस ब्रिटेन प्लस फ्रांस हुआ। रिजल्ट ऑटोमन एम्पायर ने वापस से क्रीमिया ले लिया। फिर 1917 के अंदर रशियन रिवोल्यूशन होता है और रशिया वापस से क्रीमिया को ले लेता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें पहले ऑटोमन एम्पायर के पास था, फिर रशिया ने लिया, फिर रशिया से वापस क्रीमिया इन लोगों ने ले लिया, ऑटोमन एम्पायर प्लस फ्रांस प्लस ब्रिटेन ने, फिर वापस रशियन रिवोल्यूशन के टाइम पर इन्होंने क्रीमिया वापस रशिया ने ले लिया। अब रशिया के पास क्रीमिया था, तो रशिया क्या करता है एक तरह से गिफ्ट के अंदर क्या कर देता है, गिफ्ट के अंदर किसको दे देता है क्रीमिया, यूक्रेन एसएसआर को, क्योंकि यूक्रेन उसका भाई है, वो 15 नेशन में से एक नेशन यूक्रेन था सोवियत नेशंस के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 1954 के अंदर रशिया गिफ्टेड क्रीमिया टू द यूक्रेन एसएसआर और उसको इस तरह से क्रीमिया दे देता है। 1991 के अंदर आप देखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होगा, रशिया अलग कंट्री यूक्रेन अलग कंट्री। अब क्रीमिया को गिफ्ट में दिया उसका क्या करें, है ना। तो 1991 के अंदर फिर क्रीमिया को रशिया जो होगा क्रीमिया को किसको देगा, यूक्रेन को ही रखेगा, क्योंकि यूक्रेन को गिफ्ट गिफ्ट वापस थोड़ा ना लेते, है ना। पर यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो जाती है 1997 के अंदर, एक ट्रीटी ये साइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रीटी क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। क्रीमिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए इस परस्पेक्टिव से हो जाता है क्योंकि रशिया यूक्रेन वार के बीच में तो आप सब कुछ पढ़ लोगे नाटो वाटो, पर क्रीमिया वाला छोड़ दोगे, और स्टार्ट तो कॉन्फ्लिक्ट वहीं से हुआ है ना। तो इसलिए क्रीमिया को आपको समझ में आना चाहिए, पहले किसके पास था फिर किसके पास गया। 1917 के बाद वापस रशिया पे लौट कर आया, फिर रशिया ने गिफ्ट कर दिया यूक्रेन एसएसआर को, फिर 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, तो क्रीमिया जो था वो यूक्रेन के साथ चला गया, यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, बट विद ए ट्रीटी, एक ट्रीटी इन्होंने इसके अंदर साइन करी, ठीक है। तो ट्रीटी क्या थी वो अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। 1977 के अंदर रशिया और यूक्रेन जो होगी एक पार्टीशन ट्रीटी साइन करेंगे, जिसके अंदर ये था कि भाई जो हमारे मिलिट्रीज है ना उसको बांट लें आपस में, पहले तो एक ही हुआ करता था, अब हम आपस में अपनी मिलिट्रीज को बांट देते हैं। 1991 का डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूक्रेन ने क्या करा, एग्रीड टू लीज मेजर पार्ट ऑफ इट्स न्यू बेस इन सेवेस्टोपोल। सेवेस्टोपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, टू रशिया ब्लैक सी फ्लीट अंटिल 2017। 2017 तक इसने क्या करा, इसने दे दिया किसको, रशिया को। अब सेवेस्टोपोल जो है ना वो अगर आप देखोगे ये देखो ये जो है ना दैट इज सेवेस्टोपोल, और सेवेस्टोपोल के अंदर ब्रिटेन की आर्मी जो है ब्लैक फ्लीट नेवी जो है ना, सॉरी रशिया की ब्लैक फ्लीट नेवी इज देयर इन द सेवेस्टोपोल, ये दिख रहा है सबको। सेवेस्टोपोल के अंदर
रशिया की ब्लैक फ्लीट नेवी है। अब देखो रशिया के साथ एक प्रॉब्लम है, रशिया का ऊपर वाला एरिया सोचकर देखो, नॉर्थ वाला एरिया, वो तो बर्फ में क्या होगा, जमा रहेगा, फ्रोजन रहेगा, ठीक है। तो रशिया सी एक्सेस कैसे कर पाएगा, क्रीमिया के थ्रू। यहाँ पर आप देखिए कि रशिया अगर नीचे आना होगा रशिया को, तो क्रीमिया के थ्रू आके फिर ब्लैक सी के अंदर आएगा। बाकी तो यहाँ पे एक छोटा सा कर्च स्ट्रेट है, ठीक है, वो तो काम का नहीं है, ठीक है, वो तो बहुत नैरो है। तो इसका क्रीमिया के ऊपर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। अगर क्रीमिया इसके हाथ से निकल गया तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या है, आर्मी का एक तरह से क्या है, कब्जा भी है सेवेस्टोपोल के ऊपर। ब्लैक फ्लीट नेवी इसकी यहाँ पर है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो सेवेस्टोपोल पूछा जा सकता है क्या है, ठीक है ना आपको। चलिए, तो पार्टीशन ट्रीटी यहां पर ये साइन हुई, जो पार्टीशन ट्रीटी 2017 तक थी, ठीक है, 2017 तक की पार्टीशन ट्रीटी यहां पर होगी, है ना। अब 2017 तक की पार्टीशन ट्रीटी थी, तो यहाँ के एक प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट यानुकोविच, यानुकोविच, ठीक है, यानुकोविच कहां पर आता है, यूक्रेन में आता है। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे दैट इज प्रो रशिया। वो कहते हैं कि यार इस ट्रीटी को 2017 से हम एक्सटेंड कर रहे हैं, 2017 तक नहीं रखेंगे क्रीमिया को, और ज्यादा साल तक हम रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, ये देखो 2010 इलेक्शन के अंदर यूक्रेन के अंदर प्रो रशियन गवर्नमेंट बनती है, यानुकोविच उनके वो होते हैं, विक्टर यानुकोविच, और विक्टर यानुकोविच ये डिसाइड करते हैं 2042 तक हम यहाँ पर रखेंगे क्रीमिया को, है ना, ये एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो अब ये कर रहे हैं विद एन एडिशनल 5 ईयर रिन्यूअल ऑप्शन, कि 5 साल का रिन्यूअल ऑप्शन, मतलब 2042 से 2047 तक भी हम इसको अंदर कर सकते हैं। द एग्रीमेंट साइंड ऑन 21 अप्रैल 2010 इन द खारीव, और दिस इज नोन एज खारीव ट्रीटी, इसको खारीव ट्रीटी अपन इससे बोलते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज खारीव ट्रीटी, है ना, जिसके अंदर क्या है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं, रशिया से एक डील साइन कर रहे हैं कि हम आपको 2042 तक क्रीमिया पेनिनसुला हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो अब ये चीज होती है। अब अगर आप रशिया को देखेंगे, इसको यूक्रेन को देखेंगे, मान लो ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन की ये वाली जो पॉपुलेशन है ना, दैट इज प्रो रशिया, ठीक है, और ये वाली जो पॉपुलेशन है दैट इज व्हाट, दैट इज प्रो ईयू, यूरोपियन यूनियन। ये लोग चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो जाए, ये लोग चाहते हैं कि हम नाटो में ज्वाइन हो जाए, ये लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो रशिया के साथ रहेंगे। ये एंगल समझ में आया, क्रीमिया वाला एंगल सबको, ठीक है। तो प्रोटेस्ट यहाँ पे इरप्ट हो जाता है, और प्रोटेस्ट इरप्ट होने के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि क्रीमिया पेनिनसुला जब उसके पास चला जाता है तो प्रोटेस्ट यहाँ पे इरप्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो आगे हम इसके अंदर चलते हैं, सब कुछ चीज समझ में आ रही है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समझ में आ रहा है, और क्यों हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है ना। रशिया यूक्रेन वार इज देयर इन द न्यूज, ठीक है, लाइक एनीथिंग, 2-3 साल तक वही चल रहा है। तो ये चीजें तो लाजमी आपको याद करना पड़ेगा। अब यानुकोविच एक और काम कर देता है, यूरोपियन यूनियन के से एसोसिएट होने का एक एग्रीमेंट था, उसको इनको साइन करना था, उसको ये रिजेक्ट कर देते हैं। इनसे पहले जो होते हैं ना वो उसको साइन कर चुके थे, इसको ये रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्ट करने के कारण क्या होता है, रिजेक्ट करने के कारण लोग कहते हैं भाई तुम तो क्या हो, तुम तो बिल्कुल रशिया के पिट्ठू बन के रह रहे हो, तो हम तुमको फिर हटाना चाहते हैं। और उनके खिलाफ बहुत ज्यादा वायलेंट रिवोल्ट हो जाता है, और वायलेंट रिवोल्ट होने के कारण वो उड़ के चले जाते हैं रशिया के अंदर, और वहां पे गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है, दूसरा कोई गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म हो जाता है। इज दिस क्लियर? तो आप ये देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के अंदर इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है। अब रशिया क्या कहता है, रशिया सोचता है यार क्रीमिया का जो वो है ना, वो वंस फॉर ऑल हम खत्म कर देते हैं, क्रीमिया का जो इश्यू वंस फॉर ऑल खत्म कर देते हैं। तो वो क्या कहता है कि क्रीमिया के अंदर हम रेफरेंडम करा लेते हैं, भाई तुम रहना किसके साथ चाहते हो, हमने तुमको गिफ्ट दिया था, गिफ्ट में दिया था उसको, पर तुम रहना किसके साथ चाहते हो, तुम रेफरेंडम हम करा लेंगे, उसके हिसाब से अपन चलेगा। और रेफरेंडम कराते वक्त अपने बहुत सारे मास्क्ड मैन जो होते हैं, ठीक है, मास्क्ड मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रीमिया के अंदर बिठा देते हैं। बहुत सारे मास्क्ड मैन जो होंगे, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये रशिया की मिलिट्री वाले ही। तो अंडर द रशियन मिलिट्री वो इलेक्शन होता है ना, और उस इलेक्शन के अंदर रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये इस तरह से क्रीमिया बोल देते हैं। 95 से भी ज्यादा 97% के आसपास यहाँ पे वोटिंग आती है कि वी वांट टू ज्वाइन रशिया, और इस तरह से रशिया क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लेता है, ठीक है। तो यूक्रेन के अंदर गुस्सा उबल रहा है ना, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ट्रिगरिंग पॉइंट तो वो नाटो वाला इशू आप सबको पता ही है, ठीक है। और एक ये था यूरोपियन एसोसिएशन से जो एग्रीमेंट साइन करना था, वो एग्रीमेंट यानुकोविच साइन नहीं करते, इसके कारण वो लोग वहां के भड़क जाते। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है।
देखो यहाँ पर क्या है, रशियन बैक्ड प्रोटेस्टर ऑक्यूपाइड पार्लियामेंट इन क्रीमिया एंड फॉर्म द न्यू पीएम क्रीमिया एंड ही आस्क्ड रशिया फॉर द सिक्योरिटी, है ना। और फिर वो क्या कहता है, न्यू पीएम कॉल्स रेफरेंडम फॉर ज्वाइनिंग रशिया, और 96.7% वर इन द फेवर ऑफ ज्वाइनिंग रशियन फेडरेशन, सो क्रीमिया ज्वाइन द रशिया, क्रीमिया बिकम द पार्ट ऑफ रशिया। तो रशिया ने क्रीमिया को पूरा का पूरा अपने पास एनेक्स कर लिया। और वेस्टर्न कंट्रीज बोलती है कि ये तो तुम्हारा एनेक्सेशन है। बोलता है एनेक्सेशन नहीं है भाई, हम तो डेमोक्रेटिकली यहाँ पे इलेक्शन कराए, रेफरेंडम कराए, और रेफरेंडम से हमने इस तरह से बोला। अच्छा, एक रेफरेंडम होता है, एक प्लेबिसाइट होता है। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, होली तो चली गई, चलो ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ कि चलो छुट्टी दें कि नहीं दें। 50% लोग बोलते हैं कि हाँ सर छुट्टी होनी चाहिए, 51%। अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला ना रेफरेंडम है, तो मेरे को छुट्टी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला है प्लेबिसाइट, तो तुम 51%, 97% भी हाँ बोल दिया मान लो, तो मेरे ऊपर है, अल्टीमेटली मेरे ऊपर है, मैं जस्ट आपका ओपिनियन ले रहा हूँ, है ना। तो रेफरेंडम के अंदर आपको बोलना ही पड़ेगा। जैसे यूके के अंदर रेफरेंडम हुआ था ब्रेक्सिट का, तो गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी, गवर्नमेंट चाहती नहीं थी उसके अंदर, फिर भी मानने पड़े। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने क्या करा था, रिजाइन करा था उस वक्त, है ना। कि यार मेरी बात थी पर मेरी बात मानी नहीं गई, तो चलो रेफरेंडम के अंदर आपको लेना ही पड़ेगा। आपने यस बोल दिया तो होगा ही होगा। प्लेबेसाइट के अंदर आपका ओपिनियन लिया है मैंने, ठीक है, समझ में आया। तो प्लेबेसाइट के अंदर अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मैं ही हूं, पर रेफरेंडम के अंदर आप लोग हैं। दैट्स हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस रेफरेंडम एंड प्लेबेसाइट। चलो भाई, ये आपको इसके अंदर समझ में आ गया। अब चलो आगे चलते हैं। देखो, शॉर्टली आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया बाय द रशियन फेडरेशन इन मार्च 2014, एनेक्सेशन वर्ड जो यूज करेंगे वो वेस्टर्न पावर्स यूज करेंगे। रशिया यूनिलेटरली टर्मिनेटेड द ट्रीटी ऑफ 31 मार्च 2014, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि ये क्या है, ये हमारा हम जो क्रीमिया जो है दैट इज पार्ट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी क्रीमिया को रिलेटेड, है ना। उस ट्रीटी को क्या करते हैं, बिल्कुल साइन ऑफ कर देते हैं। चलो, तो क्रीमिया का पूरा इशू अपन को अब समझ में आ गया। अब यूक्रेन और नाटो वाला इशू अपन को समझना है, जो कि आपको पता ही है। नाटो अपन पढ़ चुके हैं। नाटो के अंदर कौन सा आर्टिकल था, वो आर्टिकल नंबर 5, कलेक्टिव सिक्योरिटी का। एक को मारोगे तो सब मिलकर मारेंगे। अब क्या होता है, यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन के अंदर नए प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट बनेंगे जेलेंस्की, ठीक है। जेलेंस्की प्रेसिडेंट बनते हैं 2019 के अंदर, और जेलेंस्की आते ही 2020 के अंदर यूक्रेन ज्वाइन द नाटोस एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम। नाटो को ज्वाइन नहीं करा, पर उसके नाटो के एक प्रोग्राम को, जिसके अंदर क्या होगा, मिलिट्री एक्सरसाइज आप करेंगे, और मिलिट्री एक्सरसाइज में नाटो की कंट्रीज आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में फायदा मदद करेगी, ठीक है। ऑन 14 सितंबर जेलेंस्की बोलते हैं कि हमें क्या है, हमें नए सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और उसके अंदर नाटो से ज्वाइन करने की बात करते हैं। अब ऐसा जैसा होता है ना, तो रशिया जो होगा उसके कान खड़े हो जाएंगे कि यार ये तो नाटो ज्वाइन कर रहा है, नाटो ज्वाइन करेगा तो मतलब मेरे पास एक खतरनाक देश आ गया, है ना। तो वो सोचता है कि यार अभी मैं क्या करता हूँ, वंस फॉर ऑल ये किस्सा खत्म कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, तो जो बाकी की कंट्रीज है ना, वो भी नाटो में ज्वाइन नहीं होंगी, जो चाहती हैं, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, वो भी नहीं करेंगे। पर हालांकि रशिया का ये मानना था, पर ऐसा हुआ नहीं रशिया के साथ, है ना। स्वीडन फिनलैंड ने क्या करा, लास्ट के अंदर ज्वाइन कर ही लिया, 2023-24 के अंदर ज्वाइन कर लिया, है ना। चलो, इन मार्च एंड अप्रैल 2021 रशिया बिगेन मेजर मिलिट्री बिल्डअप नियर द रशिया यूक्रेन, और फिर रशिया यूक्रेन का वार हो गया। ये तो आपको इसके अंदर समझ में आता ही है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ एरियाज हैं वो आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब डोनबास एरिया है, ठीक है, एक है लोहांस्क एरिया और एक डोनस्क एरिया, ठीक है। ये दोनों एरिया है, लोहांस्क एरिया और डोनस्क एरिया। ये लोहांस्क है और ये डोनस्क एरिया है। इन दोनों एरियाज को मिलाकर बोलते हैं डोनबास, ठीक है। डोनास्क और लुहांस्क एरिया को मिला के डोनबास बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी तो फिर अब मीन्स का पार्ट है कि भाई क्या कहने का है क्या नहीं है, इस तरह से, ठीक। तो पहले स्टार्टिंग के अंदर मिलिट्री बिल्डअप यहाँ पे करा, फिर धीरे 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 पूरे यूक्रेन के ऊपर युद्ध हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके अंदर देख लेते हैं यूक्रेन की एक तरह से ज्योग्राफी डायमेंशन देख लेते हैं, है ना। यूक्रेन के ना अंदर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे खैरसन का पोर्ट है, उड़ेसा का पोर्ट है, ठीक है। ये जो पोर्ट्स है ना, दैट आर, यहाँ पर राइस और वीट जो है ना, वो यहाँ पर इनकी ग्रेनरीज है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक्स है, मतलब राइस और वीट्स के, ठीक है। यूक्रेन को ऐसे बोला जाता है कि यूक्रेन इज ए ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड को खिलाता है, क्यों? वीट और राइस उगता है, पर वीट और राइस क्यों उगता है ज्यादा, ये हमको इसके अंदर समझना होगा, है। हाँ, स्टेपिस ग्रासलैंड है, तो स्टेपिस ग्रासलैंड से क्या होता है, अफ्रीका के सवाना के अंदर, ठीक है, सवाना एरिया के अंदर भी ग्रासलैंड से, तो वहां पे भी वीट उग सकता है क्या, वीट राइस उग सकता है क्या?
वहां नहीं उग सकता, बिकॉज वहां पे एलिफेंटा ग्रासलैंड्स है, बड़ी बड़ी ग्रासलैंड्स है, ऊपर ऊपर तक पड़ी होती है। स्टेपेस का मतलब क्या है? स्टेपेस का मतलब जो छोटी छोटी ग्रास देखते हैं ना अपन जनरली, जैसे वो स्टेपेस ग्रासलैंड होता है, उनको आराम से क्या कर सकते हैं आप, काट सकते हैं और उसको फील्ड बना सकते हैं, और फील्ड में फिर आप कुछ भी उगा सकते हैं, वीट राइस और ये सब चीजें जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हो वो उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन था। स्टेपीज जो उसका क्लाइमेट है ना, ये आपको याद रखना है, स्टेपीज क्लाइमेट है। तो स्टेपीज क्लाइमेट के अंदर ये बहुत सारा प्रोडक्शन करते थे, अब प्रोडक्शन करते थे तो वीट एंड राइस का बहुत प्रोडक्शन यहाँ पर इस तरह से करते थे। अब इनके ऊपर युद्ध हो गया, तो युद्ध होने के कारण अब जो पोर्ट्स है वहां से वो दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पोर्ट से वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लैक सी के अंदर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और उससे वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज जो होंगे उसके अंदर फूड क्राइसिस आ जाएगा इसके कारण, क्योंकि सस्ते के अंदर वीट आ जाता था उनके पास पहले, बट अब जिस रीजन से आ रहा है वो कंफ्लिक्ट के अंदर है, इसलिए वहां पर वेट नहीं आ पा रहा है। तो एक ग्रेन डील साइन होती है, मैं यहां तक लेकर आना चाह रहा था आपको, ग्रेन डील। ठीक है, वो क्या है वो अपन समझ लेते हैं, और उसको किस तरह से बंद कर दिया जाता है ग्रीन डील को, रशिया के द्वारा। ठीक है, पहले तो करता है रशिया, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है रशिया के द्वारा। फिर उसके बाद एक सुलीना चैनल होता है, चैनल है, वो कहां पर है वो अपन को पढ़ना है। समझ में आ गया? तो मतलब क्या है कि ये जो कंट्रीज है जैसे सोमालिया, बेनिन, लाओस, इनके ऊपर इतने, यहाँ से यूक्रेन से इतना सारा व्हीट राइस जा रहा है ना, अब इनमें नहीं जाने लगेगा, तो इनके अंदर पहले ही गरीबी है, और गरीबी के ऊपर इनके ऊपर क्या होगा, व्हीट महंगा हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर जो फूड क्राइसिस आते हैं, तो वर्ल्ड के अंदर फूड क्राइसिस आते हैं तो एक ग्रेन डील करी जाती है कि भाई तुम लड़ लो आराम से, रशिया और यूक्रेन तुम लड़ो आराम से, बट यूक्रेन को अलाउ करो कि वो अपना ग्रेन जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज यूक्रेन इज द वर्ल्ड वर्ल्ड का ग्रेनरी है, तो वो ब्लैक सी के अंदर अपना वो पहुंचा दे। इसके लिए भाई तुम लोग अलाउ करो उसको, नहीं तो वर्ल्ड जो होगा उसके अंदर फूड क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी। फर्टिलाइजर्स भी बहुत होते हैं उसके अंदर, तो फर्टिलाइजर, फूड फर्टिलाइजर जो होगा उसका क्राइसिस यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फ्यूल, फूड फर्टिलाइजर और फ्यूल का क्राइसिस आ जाएगा वर्ल्ड के। तो इसलिए क्या करा गया 2022 के अंदर, जुलाई 2022 के अंदर, यूनाइटेड नेशन और टर्की, टर्की रशिया का एक अच्छा दोस्त है, इसलिए टर्की मना लेगा रशिया को, ऐसा मना लेता है। ठीक है, गॉट रशिया अलाउड फॉर कमर्शियल फूड फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 यूक्रेनियन पोर्ट्स इन द ब्लैक सी, ओडेसा, ठीक है, क्रोनोमॉक्स एंड द पिवडेनी। ये 3 पोर्ट्स जो होंगे ना, यहां पर अलाउ कर देगा, करवा देगा कि भाई देखो रशिया, यहां पर बम मत गिरा देना यार, यहां पर बम मत गिरा देना, इन 3 पोर्ट्स पे बम मत गिराना। हम क्या करेंगे, अब रशिया बोलता है देखो मेरे को ना एक टेंशन है कि ऐसे तो यूक्रेन अगर मान लो शिप भेजता है ना, कहीं फूड का शिप भेजता है, और फिर वापस वीपन्स का शिप आ जाता है, उसके अंदर वेपन्स लेके आ जाए, तो उसको चेक करना होगा। तो टर्की बोलेगा कि मेरे पास ये भेजेगा, मैं चेक करके वापस इसको भेजूंगा कि कहीं इसको कोई क्या कर रहा है, वेपन सप्लाई तो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये एक डील थी, दैट इज नोन एज ग्रेन डील। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, यूक्रेनियन वेसल गाइड कार्गो शिप्स इनटू इंटरनेशनल वाटर ऑफ द ब्लैक सी, अवॉइडिंग माइंड एरियाज। ठीक है, जहां पर बम्स और ये सब चीजें वहां पर नहीं करेंगी। द वेसल देन प्रोसीड टुवर्ड द इस्तांबुल, टर्की में जाएगा, अलोंग एन एग्रीड मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, एक कॉरिडोर के अंदर से, है ना, पर्टिकुलर कॉरिडोर। द सेफ पैसेज इन द ब्लैक सी वाज 310 नॉटिकल माइल, और इस तरह से रशिया बोलता है ठीक है, इस एरिया के अंदर जहां से ये जा रहा है ना शिप, यहां पर मैं बम नहीं गिराऊंगा। ठीक है, दैट इज नोन एज ग्रेन डील। पर ग्रेन डील है ना, ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यूनाइटेड नेशन के इंस्पेक्टर्स होंगे, रशिया, टर्किश, यूक्रेनियन के इंस्पेक्टर होंगे कि कहीं इसके अंदर से क्या हो कि वीपन्स तो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं इस डील के अंदर। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर रखेंगे। अब क्या होगा, तो ये देखो युजनी, ओडिशा और क्रोनोमॉक्स जो पोर्ट है, यहाँ से इस्तांबुल में जाएगा, फिर यहाँ से ही वापस आएगा। ये कॉरिडोर बनाया गया है। रशिया ने बोला ठीक है, इस कॉरिडोर के ऊपर मैं क्या करूंगा, बम नहीं गिराऊंगा। ठीक है, चलो थोड़े दिनों बाद रशिया कहता है कि मैं ब्लैक सी ग्रीन डील से 2023 के अंदर, है ना, जुलाई 22-23 के अंदर, कि मैं इसके अंदर से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक पॉइंट ये भी था कि मेरे पे से थोड़े सैंक्शन हटाओ, ये लोग सैंक्शन हटाने के बजाय सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। तो उसने बोला कि ठीक है मैं इस डील से बाहर जाता हूँ। अब इस डील से बाहर गया तो रशिया ने कुछ ब्लेम करा इनको, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इस डील से बाहर गया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये आ जाता है प्लेस इन न्यूज के अंदर, सुलीना चैनल। सुनीला चैनल जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अल्टरनेटिव फॉर द ब्लैक ग्रीन डील दैट हैज बीन डिस्क्लोज बाय द रशिया। ठीक है, तो यहां पर ये प्लेसेस इन न्यूज के अंदर आ जाता है। तो देखो दानूब रिवर एक है, ठीक है, कनेक्ट्स मेजर यूक्रेनियन पोर्ट ऑन द रिवर टू द ब्लैक सी। ये दानूब रिवर जो होता है बहुत सारे पोर्ट्स को कनेक्ट करती है। अब ये है ना रोमानिया के अंदर है, देखो
देखो ये रोमानिया है, इसके अंदर से ये सुलीना चैनल है, और ये चैनल जो है ना उसके पोर्ट से कनेक्ट है, ऊपर यूक्रेन के पोर्ट से। तो यहाँ के थ्रू अपन ला सकते हैं, ब्लैक सी के अंदर से ना लाकर, क्योंकि वहां तो बम गिर जाएगा, तो वहां से ऐसे घुमाकर इसके अंदर से ला सकते हैं। दैट्स वाई सुलीना कॉरिडोर इज इन द न्यूज। समझ में आया? तो ये पूछा जा सकता है इसलिए। और ब्लैक ग्रीन डील, ब्लैक सी ग्रीन डील जो है वो भी पूछी जा सकती है ना। तो उसको, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए ये है, ये एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है सुलेना चैनल। ठीक है, ये न्यूज के अंदर अभी था। हाँ, इसके अंदर दानूब रिवर के बारे में आपको बता दूं। दानूब रिवर है ना, बहुत बड़ी रिवर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये रिवर दिख रही है आपको, ये रिवर दानूब रिवर। आप देखो, आप यूरोप के अंदर से कितनी कंट्रीज के अंदर से निकल रही होगी, और फिर ये यहाँ पर बनाकर बहुत सारे डेल्टास बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो दानूब रिवर न्यूज में है, मतलब न्यूज में नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, पर इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दानूब रिवर के ऊपर। ये इसके चैनल हैं बहुत सारे, जैसे दानूब डेल्टा, ये पूरा का पूरा आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। ठीक है, दानूब डेल्टा, ये सुलीना चैनल है। ठीक है, ये सेंट जॉर्ज चैनल है। इस तरह से यहाँ पर है। तो दानूब रिवर न्यूज में है, तो दानूब रिवर मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे रखा है पूरा इसका, ये आप देख लीजिएगा। दानूब रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। पहली रिवर अगर हम देखेंगे दैट इज वोल्गा, डॉन वोल्गा, याद करो। क्या क्या करता है, कैस्पियन सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करने वाला चैनल जो है दैट इज नोन एज कैनाल, जो है दैट इज नोन एज डॉन वोल्गा कैनाल। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू सेवरल कंट्रीज एंड प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रोल इन द रीजन। अब कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर से है ये आप इसके अंदर देख लीजिएगा। इन सारी कंट्रीज से पास हो रही है, तो ये सारी कंट्रीज आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा सकता है क्या यूक्रेन से पास हो रही है, तो यूक्रेन से पास नहीं हो रही। ठीक है, कनेक्टिविटी है उस रिवर के थ्रू, रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू। ठीक है, बट आप देखेंगे ये रिवर जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ठीक है, हंगेरी, क्रोशिया, ठीक है, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन, इनसे ये पास हो रही है। ठीक है, तो दानूब रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दानूब रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर। ठीक है, और भी चीजें इसके अंदर, इट बिकेम्स एज टू स्मॉल स्ट्रीम। देखो, दो स्मॉल स्ट्रीम्स मिलकर फिर एक रिवर बना देगी ऐसे, है ना। ब्रिगाच एंड द ब्रैग, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक रिवर बना देगी, दैट इज नोन एज दानूब रिवर। दो स्ट्रीम्स मिलकर एक रिवर बनाए। रिवर देन फ्लो ईस्टवर्ड पासिंग थ्रू द सेवरल कंट्रीज बिफोर एम्प्टिंग इनटू द ब्लैक सी। लास्ट के अंदर ये ब्लैक सी के अंदर जाकर एंटर हो जाती है। कहां से ओरिजिनेट होती है, ब्लैक फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है, किसके अंदर, जर्मनी के अंदर, वहां से ओरिजिनेट। तो ये जो भी चीजें न्यूज के अंदर है ना, वो तो आपको इसके अंदर समझ में आनी होगी। ये यहाँ पर बनाकर दीजिए, ये आपको याद करने की चीज है, ये याद करना होगा। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन वॉर के आसपास का जो भी चीजें हैं वो मैं आपके यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक और है दैट इज नोन एज नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम एक तरह से पाइपलाइन है, पाइपलाइन है ना। देखो, जब भी रशिया यूक्रेन का वार हुआ था ना, तो जर्मनी जो था ना, वो कह रहा था कि भाई ऐसे सैंक्शन मत लगाओ रशिया के ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि जर्मनी का रशिया से बहुत अच्छा कमर्शियल लिंकेज था। किसके रेस्पेक्ट के अंदर, ऑयल, गैस और ये सब चीजें प्रोवाइड करता था, है ना। आपको पता है वेस्ट कंट्रीज के अंदर जब ठंड पड़ती है ना, तो उनको बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है, ईंधन चाहिए होता है, ठीक है, ऑब्वियसली, है ना, गर्म रखने के लिए अपने आप को। तो ठंड के समय वार हो गया, वार हो गया तो गैस और ऑयल आना बंद हो गया वहां से। तो दैट क्रिएट ए क्राइसिस सिचुएशन इन द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, अब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखो ये नॉर्ड स्ट्रीम है, मतलब जर्मनी से लेकर रशिया तक एक पाइपलाइंस बना रखी है। ये वाली जो है ना ऑरेंज वाली, दैट इज नॉर्ड स्ट्रीम 2 और नॉर्ड स्ट्रीम 1। ये दो पाइपलाइंस के अंदर बना रखी है। अब क्या हुआ कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के ऊपर इन्होंने बहुत इन्वेस्ट करा। जर्मनी हमेशा ही चाहता था कि भाई रशिया के साथ ज्यादा सैंक्शंस ना लगाए, ये नहीं करे, तो क्योंकि उसके बहुत सारे लिंकेज उससे है, रशिया से, है ना, ये पूरी पाइपलाइन उसके अंदर बना रखी है। तो इस पाइपलाइन के अंदर अचानक से होता ब्लास्ट हो जाता है ना। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये पाइपलाइन के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। अब इसका जो कल्प्रिट होता है, रशिया बोलता है कि यूएसए ने कराया, है ना। एक बहुत अच्छे फेमस रिपोर्टर थे, उन्होंने बोलते हैं कि वो किसने करा था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने करा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है कि रशिया ने सिंपैथी लेने के लिए खुद ही करा दिया। खैर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 इज इंपॉर्टेंट। अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहां से स्टार्ट होती है, कहां जाती है, तो अपन को पता है जर्मनी से स्टार्ट होकर कहां जा रही है, रशिया जा रही है। बट हमें जो याद रखना है ना, वो ये याद रखना है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो होगा ना, अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है, नॉट ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है, रनिंग फ्रॉम द वेबोर्ग इन रशिया। ये वर्ड अपन को याद रखना है। से लुब्मिन इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर कहां पर, लुब्मिन के अंदर, है ना।
ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अपन को याद करना है इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर ब्लास्ट हो गया था, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज, जैसे आपको बताया था। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है, अब देखिए उस्तलुगा जो है रशिया के अंदर, यहाँ से है, यहाँ से लेके लुम्बिन इन जर्मनी, तो लुम्बिन वर्ड तो दोनों के अंदर सेम ही आ रहा है, ठीक है। लुब्बिन लुब्मिन लुब्मिन जो वर्ड है वो सेम ही आ रहा है। यहाँ पे उस्तुलुंगा उस्तुलुगा रशिया का आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम क्यूरिल आइलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक आइलैंड से क्यूरिल आइलैंड, दैट इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन द जापान एंड द रशिया। तो क्यूरिल आइलैंड्स का क्या डिस्प्यूट है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। आप सिंपल रखें, इसके अंदर रशिया और जापान के बीच में जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये आइलैंड्स जो हैं रशिया और जापान के बीच में, इनको क्यूरिल आइलैंड बोलते हैं। जापान इनको अपना नदर्न टेरिटरी बोलता है कि हमारा नदर्न टेरिटरी है, नॉर्थ के अंदर जो टेरिटरी होता है वो है हमारा, ठीक है। रशिया बोलता है कि नहीं नहीं ये हमारा पार्ट है, अभी करंटली दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द रशिया, रशिया ने इसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिलिट्री पोस्ट अपन बना सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड पर्पज के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, कुरिल आइलैंड आल्सो नोन एज कुरिल आइलैंड, कुरिली आइलैंड्स आर ए चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द होकाइडो जापान टू कामचाटका प्लेट्यू जो है रशिया के अंदर, यहाँ से होता है, ठीक है। यहाँ से होकाइडो से कामचाटका प्लेट्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज कामचाटका प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ये आइलैंड्स हैं, दिस नोन एज कुरिल आइलैंड, पर जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है ना वो ये वाले आइलैंड्स हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। ये आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड है। चलो, The archipelago separates Sea of Okhotsk from the Pacific Ocean and comprises about the 56 islands, ठीक है। 56 islands है, जिसके अंदर ये चार आइलैंड्स जो हैं, ये चार आइलैंड जो हैं वो कन्फ्लिक्टेड आइलैंड्स हैं, इटुरुप, कुनाशीत, शिकोटन एंड अबोमाई, ठीक है। ये जो आइलैंड्स है ना, ये चार आइलैंड्स आपको याद करना है, दिस इज द कन्फ्लिक्टेड और डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर देख लेते हैं, सी ऑफ ओकोस्ट है, ठीक है, और ये पैसिफिक ओशन है, इनको सेपरेट कर रहा है ये कुरिल आइलैंड्स। तो कुरिल आइलैंड इज वन विच इज सेपरेटिंग व्हाट, सी ऑफ ओकोस्ट और आप देखेंगे यहाँ पे पैसिफिक ओशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आइलैंड्स जो हैं ये सी ऑफ ओकोस्ट को और पैसिफिक ओशन को क्या है, ये कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। These islands have been subjected to territorial dispute between Russia and Japan since World War II. World War II के टाइम से है। During World War II, Soviet Union occupied the Kuril Islands and following the Japan's surrender in the 1945, ठीक है। पहले उन्होंने आइलैंड्स को कर लिया, तो उसके बाद जापान का सरेंडर हो गया। जापान ने 1945 के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के बाद सरेंडर कर दिया था। द आइलैंड्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द सोवियत टेरिटरी के अंदर आइलैंड्स आ गए। हाउएवर जापान क्लेम्स सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड्स व्हिच इट कॉल द नदर्न टेरिटरीज एंड डिस्प्यूट्स परसिस्ट ओवर देयर ओनरशिप। अभी ये फिलहाल ये किसके पास है, फिलहाल ये रशिया के पास है, ठीक है। तो ये देखो, रशिया insists that the islands fall under its jurisdiction. Japan maintains that they are inherent part of their territory. After World War II, Soviet refused to sign the formal treaty of the peace with Japan. Instead 1956 के अंदर दोनों कंट्रीज ने साइन करी जॉइंट डिक्लेरेशन, और जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर इसके बारे में कुछ क्लियरली बात नहीं करा कुरिल आइलैंड्स के बारे में, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे क्यूरिल आइलैंड्स के अंदर जो नदर्न टेरिटरी मानता है जापान अपनी, उसमें कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं। तो वो चार आइलैंड्स आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है, क्या ये सी ऑफ ओकोस सी और पैसिफिक ओशन को कौन मतलब सेपरेट करता है, तो दैट इज कुरिल आइलैंड, ठीक है। चलो, ये चार आइलैंड्स आपको इसके अंदर याद रखना है, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, ठीक है। चलो, हुतीज रेबल्स इन द रेड सी, हुतीज रेबल रेड सी के अंदर हुआ है। क्या है हुतीज, ये अपन को इसके अंदर पूछा जाएगा। उसको हाउतीज भी बोलते हैं, हुतीज भी बोलते हैं, इस तरह से। देखो, अगर हम देखें तो एक शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट रहता है किसके अंदर, अरब वर्ल्ड के बीच में, जिसमें ईरान के अंदर शिया देशों का जो प्रणेता है वो ईरान रहता है, और सऊदी अरेबिया सुन्नी देशों का प्रणेता रहता है ना। अब ईरान जैसे हम देखते हैं तो इराक एक बहुत खतरनाक नेशन है, ठीक है। ईरान के अंदर एक इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था 1970s के अंदर, उसके बाद से वो बहुत खतरनाक हो गया था, ठीक है। तो उसके अंदर उसने ना अपनी बहुत सारी प्रॉक्सीज बना रखी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रॉक्सीज बना रखी है, जैसे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह बना रखा है, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से यमन जो है, यमन के अंदर हुतीज नाम के कुछ, हुती नाम के शिया मुस्लिम्स हैं, ठीक है। शिया मुस्लिम ने उनको क्या नाम दिया है, हुतीज, ठीक है। शिया शिया मुस्लिम्स की एक कैटेगरी है उसके अंदर, उसको बोलते हैं हुतीज, यमन के अंदर है, और यमन के अंदर ये शिया मुस्लिम्स का झंडा उठा के रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो, द Houthis are the armed political and religious group which champions Yemen's
शिया मुस्लिम माइनॉरिटी जहदीस को ये क्या करते हैं, उनको चैंपियन करते हैं। ये जो माइनॉरिटी है, शिया मुस्लिम की माइनॉरिटीज है, इस ग्रुप को ये क्या कर रहे हैं, इनके लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ ईरान लेड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस। अब ईरान अपने आप को है ना, इस्लामिक रिवोल्यूशन में ईरान ने कहा था कि भाई मैं हूं मुस्लिम देश का प्रोटेक्टर, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। बाकी ये सुन्नी मुस्लिम्स है ना, दे आर काफिर्स, ठीक है, ये लोग काफिर हैं, इनको ये पॉल्यूट कर रहे हैं इस्लाम को। शिया मुस्लिम जो है वही इस्लाम को बचाने वाला है, प्रोटेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इजराइल और पैलेस्टीन का इशू था, तो पैलेस्टीन के को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है किसका, इजराइल का, ठीक है। ऐसे बोला जाता है जो हमस है उसके अंदर जो वेपन्स यूज कर रहा है हमस, दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ईरान, ठीक है। ऐसा ऐसा होता रहता है, ठीक है। मतलब क्या है, वर्ल्ड के अंदर ईरान की बहुत ज्यादा प्रॉक्सीज है, बहुत सारी प्रॉक्सीज ईरान के वर्क कर रही है, इसलिए ईरान एक खतरनाक देश है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज प्लस इसराइल के खिलाफ काम करते हैं। इज दिस क्लियर? एंड हुतीज इज वन ऑफ देम। तो देखो, इन अर्ली 2000 द हुतीज फॉर्स अ सीरीज ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट द यमन्स लॉन्ग टाइम अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट, ठीक है, अली अब्दुल्ला सलेह, इनके खिलाफ ये लड़ते रहे और लड़ के इन्होंने क्या करा, कुछ एरिया जो है यमन का वो कैप्चर कर लिया और उसके ऊपर ये रूल कर रहे, ठीक है। दे वांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ द ग्रुप्स होमलैंड इन द नदर यमन। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो मैप अगर मैंने डाला होगा इसमें, तो हाँ, ये वाला जो एरिया है ना, इन्होंने कैप्चर कर रखा है हुतीज ने यमन का। अब देखो, यमन जो है वो रेड सी से लगा हुआ है। अब इजराइल पैलेस्टीन का वार हुआ, ठीक है, हमस और इजराइल का वार हुआ ऐसे अपन बोले, तो इसके अंदर हमस को बहुत मारा इजराइल ने, बॉम्बिंग करी गाजा स्ट्रिप के अंदर, समझ में आ रहा है। तो इन सब को करने के बाद ये क्या करेगा, ये भड़केगा यमन। अब यमन यहां से बैठकर कुछ नहीं कर पाएगा, रॉकेट वॉकेट थोड़े से लॉन्चर्स और ये सब चीजें दे देगा। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि रेड सी में कोई भी इसराइल का वो आएगा ना, शिप आएगा ना इसराइल का, तो मैं उसको पकड़ लूंगा, उसके ऊपर अटैक कर दूंगा, ठीक है। तो इसने स्टार्टिंग में इस तरह से करा, स्टार्टिंग में इस तरह से करा, तो यूएसए सपोर्ट में है, यूएसए सपोर्ट में आया, तो उसने कहा अब यूएसए यूके का शिप आएंगे ना, उसके ऊपर भी अटैक करूंगा। तो उसे बहुत सारे शिप्स पे अटैक कर चुका है, 30+ शिप्स पे अटैक कर चुका है ना, रेड सी के अंदर, ये बहुत ज्यादा इसके अंदर। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सना जो है वो क्या है, साना नाम का एक एरिया है, ये किसका एरिया है, या फिर ये रेड सी से कनेक्ट है कि नहीं है, इस तरह से यहाँ पे पूछा जा सकता है। रेड सी आपको यहाँ पर दिख रहा है, रेड सी से अगर आप देखेंगे, रेड सी के आगे जाएंगे तो गल्फ ऑफ एडन है। रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता हुआ एक कैनाल है, कौन सा नाम है, क्या नाम है उसका, स्विस कैनाल है ना, उसकी भी अलग कहानी है, कभी अपन डिस्कस करेंगे स्विस कैनाल को, ठीक है। तो देखो, व्हाई हुतीज अटैकिंग रेड सी शिप्स इन रिस्पांस ऑफ द वार ऑफ द गाजा स्ट्रिप, द हुतीज स्टार्ट फायरिंग ड्रोन्स मिसाइल्स टुवर्ड्स है, मोस्ट ऑफ देम इंटरसेप्टेड, उनका कुछ काम नहीं हुआ, सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया। 19 नवंबर को हुतीज हाईजैक द कमर्शियल शिप इन द रेड सी, they have since launched the dozens of the missiles and the drone attack on the commercial ships. Of these 34 have been reported damage to the vessels, ठीक है। तो ये एक नई समस्या यहाँ पर बनती है, आपने वीडियो भी देखा होगा इसका, है ना, एक शिप के ऊपर पायरेट्स जो है वो घुस रहे हैं, मतलब हुतीज मुस्लिम, और उसको कैप्चर कर रहे हैं, जैसे मूवीज के अंदर होता है वैसा वैसा है ना, यूट्यूब पे डाल के देख लेना, हुतीज अटैकिंग ऑन द शिप ऐसा करके, ठीक है। हुतीज कंट्रोल सना एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द यमन इंक्लूडिंग द रेड सी कोस्ट लाइन, और रेड सी के ऊपर ये पूरा का पूरा अपना कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपना इसके अंदर ये हुतीज वाला ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। अब रेड सी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। रेड सी एक सी इनलेट है, इंडियन ओशन, लाइंग बिटवीन द अफ्रीका एंड द एशिया, अफ्रीका और एशिया के बीच में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज रेड सी, ठीक है, और इधर की देखेंगे तो यहाँ पर अफ्रीका है, और यहाँ पे मिडिल ईस्ट, जिसको मिडिल एशिया का ही पार्ट है मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट इधर आपको इसके अंदर दिखेगा। तो ये रेड सी जो है ना, ये एशिया को, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पार्ट है वेस्ट एशिया भी बोलते हैं ना इसको अपन, है ना, तो एशिया को और अफ्रीका को के बीच में एक तरह से रेड सी है, ठीक है। रेड सी इज सी इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन लाइंग बिटवीन द एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। और आप आगे जाके फिर इंडियन ओशन के अंदर अरेबियन सी मिलेगा इसको आगे जाके, है ना, गल्फ ऑफ एडन के बाद अरेबियन सी इज द सी इन द इंडियन ओशन, ठीक है ना। कनेक्शन अगर हम देखेंगे इसके अंदर कुछ ये स्ट्रेट्स हैं, दिस आर द चॉक पॉइंट्स, बबल मंदाब स्ट्रेट इसके अंदर यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। एंड गल्फ ऑफ एडन अगर अपन को दिखेगा, टू इट्स नॉर्थ लाइज द सिनाई पेनिनसुला, ऊपर अगर हम देखेंगे इसके अंदर सिनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट का पार्ट है, गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्विस कैनाल की नीचे जो है वो गल्फ ऑफ स्विस इज देयर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मैप के अंदर इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर।
अब इसके अंदर ये कंट्रीज हैं जो इसको सराउंड कर रही है, ये कंट्रीज मैंने लिख दी है, इनको आपको किसी तरह से याद करना है ना। तो हर चीज जो भी आपका हो सकता है ना मैप के अंदर, वो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, बता दिया है मैंने इसके अंदर, आप इसके अंदर कर लेना, राइट। तो अभी अपन एक इशू समझ रहे हैं, तिब्बत का इशू है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने तिब्बत का इशू आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तिब्बत का इशू क्या है ना, तिब्बत क्या चाइना का पार्ट है? देखो, हमने जिनाई रिवॉल्यूशन पढ़ा था। जिनाई रिवॉल्यूशन क्या था? जिनाई रिवॉल्यूशन से पहले एक डायनेस्टिक रूल वर्क करता था वहां पे, दैट इज नोन एज क्विंग डायनेस्टी, ठीक है। फिर जिनाई रिवॉल्यूशन के बाद क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट इसके अंदर फॉर्म हो गई, ठीक है, 1912 के बाद। अब एक बड़ा राज्य जो है, बहुत चाइना बहुत बड़ा है, उसको एक क्विंग डायनेस्टी पकड़ के बैठी थी, है ना। अब जैसे वो बड़ा राज्य जाएगा तो छोटे छोटे जो देश होंगे वो आजाद होने की कोशिश, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो आजाद होने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक था तिब्बत। जैसे वो जाता है ना, तिब्बत बोलता है भाई मैं तो ऑटोनोमस हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कोई चाइना का पार्ट नहीं। अब आप देखेंगे ये जो टाइम है ना, ये टाइमलाइन जो है वो क्या है, 1912 की है। 1912 के अंदर बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो क्या थी, वो बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो कॉलोनिस्ट पावर थी। अब इतना इंपॉर्टेंट रीजन देखो, तिब्बत है ना, जो कि चाइना जैसा देश है उसके अंदर ठुसा हुआ है, घुसा हुआ है ऐसा, है ना। उसके ऊपर कैप्चर करने के लिए सब नजरें डालेंगे। अच्छा, उसके जस्ट नीचे कौन था? नेपाल तो है ही, इंडिया है, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया, है ना, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिशर्स को डर लगेगा ना कि कहीं कोई कॉलोनियल पावर आके इसको कब्जा ना ले, ये तो बोल दिया इंडिपेंडेंट हो, पर इसको पता नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट रीजन है, सब इसकी तरफ नजर उठाकर देखेंगे। तो जब उसने बोला कि आई एम ऑटोनोमस, है ना, तिब्बत ने जब बोला कि आई एम ऑटोनोमस, तो ब्रिटिश को डर लगेगा, ब्रिटिशर्स को डर लगेगा, भाई चाइना से अलग हो गया ना, कोई ना कोई इसको उठा लेगा और रशियन कॉलोनियल पावर है ना वो यहाँ पर आके बैठ जाएगी। कोल्ड वार, रशिया यहाँ पर आके बैठ गया तो हमको दिक्कत होगी, समझ में आ रहा है। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं, वो बोलते हैं तिब्बत भाई पागल है क्या, तू अपने आप को आजाद बोल रहा है, तो आजाद बोलेगा ऐसे रशिया आकर देखो ले जाएगा। तो उनको टेंशन होती है कि हमारे सर के ऊपर रशिया आकर बैठ गया ना तो हमको दिक्कत होगी, फिर हमारी जो ब्रिटिश इंडिया है वो भी निकल जाएगी हमारे हाथ से धीरे धीरे। तो वो एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस 1914 के अंदर, यहां तक समझ में आ रहा है। और 1914 के अंदर शिमला कॉन्फ्रेंस कराते हैं, तो उसमें 3 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, एक तो चाइना का आएगा, एक तिब्बत का आएगा, एक ब्रिटिशर्स का आएगा। ब्रिटिशर्स का जो बंदा आएगा ना वो मैकमाहोन, सुना है मैकमाहोन लाइन, यहीं से निकल कर आएगा वो। मैकमाहन नाम का बंदा जो होगा ब्रिटिशर्स का, वो यहाँ पर आएगा। और गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से यहाँ पर आएंगे। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1914 कॉन्टेक्स्ट क्या है, टू सिक्योर द बाउंड्रीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द रशियन एम्पायर। इज दिस क्लियर? और इसके लिए इन तीनों को बुलाया गया, जिसमें तिब्बत को समझाया गया, भाई देख तिब्बत ऐसे क्या तू इतना ज्यादा क्यों उछल रहा है। तिब्बत बोले नहीं मैं तो ऑटोनोमस रहूंगा, मेरे को फ्रीडम और ये चाहता है। बोले देख तू ऑटोनोमस रहेगा ना तो एक दिक्कत हो जाएगी, तेरे को रशिया उठा के ले जाएगा, तेरे को पता ही नहीं चलेगा कब तू ऑटोनोमस से तू क्या हो जाएगा, एक तरह से डिपेंड, मतलब कॉलोनी बन जाएगा। तो बोले क्या करें, बोले तू चाइना के साथ ही रहे। तिब्बत बोलेगा नहीं नहीं भाई चाइना के साथ तो नहीं रहना मेरे को। बोले सुन पूरी बात, तेरे ना हम 2 पार्ट्स करेंगे, एक होगा इनर तिब्बत और एक होगा आउटर तिब्बत। सुना है इनर तिब्बत आउटर तिब्बत, आपने सुना होगा। आउटर तिब्बत के अंदर ऑटोनॉमी देंगे, ऑटोनॉमी जैसे कश्मीर को दे रखी थी वैसे ही नहीं, उससे भी ज्यादा ऑटोनॉमी हम आपको देंगे। समझ में आ रहा है? पर पहली बात ये मान कि आई एम एन इनएलिनेबल पार्ट ऑफ चाइना। तो बोलता ठीक है मैं चाइना का इनएलिनेबल पार्ट हूं, पर मुझको ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी क्या है, एक आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत, इसको इस तरह से डिवाइड करा गया। इनर तिब्बत के अंदर तो पूरा का पूरा उस चाइना का ही रूल चलेगा, आउटर तिब्बत को कुछ ऑटोनॉमी दी जाएगी। जैसे वहां पे रिलीजियस मॉन्क्स रहते थे, दलाई लामा वाला कहानी पता है तुम्हें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोनेस्ट्री रूल्स हुआ करता, तवांग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है ना। तो यहाँ पे इनको कहा कि आप रिलीजियस डायमेंशन के अंदर आप अपना रूल करेंगे, मोनेस्ट्री रूल्स यहाँ पर चलेंगे, आपको बहुत सारी फ्रीडम्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। इज दिस क्लियर? बट आप है ना अपने आप को चाइना का पार्ट मानो, नहीं तो रशिया विल बी देयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैकमाहन आए, इस तरह से इसके अंदर उसको समझाया। तो देखो आउटर तिब्बत इनर तिब्बत, है ना, China to administer inner Tibet, leaving outer Tibet completely autonomous, albeit under the Chinese suzerainty. चाइना का सुजेरेनिटी के अंदर है। ब्रिटिशर्स विल हैव ए कमीशन इन द तिब्बत, तिब्बत के अंदर एक कमीशन होगा और तिब्बत से डायरेक्टली ब्रिटिशर्स करेंगे बिना इंटरफेरेंस के चाइना के। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो इन्होंने करी ना, दैट इज डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज, कि भाई ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री हम डिमार्केट कर लेते। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज जब करी ना,
तब इन्होंने क्या करा, तब इन्होंने चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव, इन तीनों के बीच में होना चाहिए, बट चाइना वाज नॉट एग्री विद दैट। तो उन्होंने तिब्बत के साथ ही कर ली और उसको ही फाइनल मान लिया। समझ आ रहा है? चाइना वाज नॉट एग्री विद दैट, और उन्होंने एक लाइन खींची, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन जो खींचेंगे ना, दैट इज नोन एज मैकमाहोन लाइन, ये लाइन। और उन्होंने कहा कि इसके नीचे वाला एरिया जो है ना, वो किसका हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया का, और ऊपर वाला एरिया जो होगा वो किसका हो जाएगा, चाइना का। इज दिस क्लियर? ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज मैकमाहोन लाइन। उन्होंने तिब्बत के साथ अच्छा, तिब्बत किसका पार्ट था, चाइना का। चाइना वाज नॉट एग्री विद दैट, बट उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इस तरह का कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि यहाँ पर चाइना चाहता था कि भाई ये जो है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारे साइड है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था तवांग मोनेस्ट्री, एक तवांग मोनेस्ट्री वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो भी, और यहाँ पर बहुत सारा अगर आप देखेंगे रिसोर्सेज भी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि हम ये लाइन बनाए, क्योंकि पहले जब थे इंडिया और चाइना के अंदर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज बाद में हुई है ना, पहले तो सब एक तरह से बॉर्डरलेस वर्ल्ड ही था, है ना, इंडिया और चाइना के बीच में अगर हम देखें तो बॉर्डरलेस ही था। तो जब डिमार्केशन करा तो यहाँ पर चाइना अपना एडमिनिस्ट्रेट करता था, कुछ इंडिया करता था, इस तरह से ऐसा रहता था, है ना। तो अब क्लियरली उन्होंने बोल दिया भाई इसके ऊपर वाला तुम्हारा, इसके नीचे वाला हमारा। चाइना को ना मानते हुए भी वो मानना पड़ा, बिकॉज चाइना वाज वेरी वीक एट दैट टाइम, ठीक है। एक बड़ा रिवॉल्यूशन वहां पर हुआ, जेनाई रिवॉल्यूशन, और इतनी बड़ी पावर उससे बोल रही है तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। बट चाइना ने मतलब माना नहीं, उसको एग्री नहीं करा, और आज तक चाइना ऐसे कहता है कि भाई ये एग्रीमेंट तुमने तिब्बत और भारत के बीच में कर दिया, ब्रिटिश इंडिया के बीच में, हमसे तो पूछा ही नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई मैकमाहोन लाइन जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसके बीच में कंफ्लिक्ट जो है भारत के बीच में और चाइना के बीच में, मैकमाहोन लाइन से रिलेटेड कंफ्लिक्ट है ना। ब्रिटिशर प्रपोज मैकमाहोन लाइन, ठीक है, मोहन नहीं है ना, माहोन है, कई कई किताबों के अंदर भी मोहन लिख रखा है। लाइन एज ए बाउंड्री इन द ईस्ट, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट एक्सेप्ट द बाउंड्रीज एंड हेंस चाइना डू नॉट रिकॉग्नाइज मैकमाहोन लाइन। क्लियर है सबको? तो ये लाइन जो मैकमाहोन लाइन ये बनाकर गए थे, इसको चाइना नहीं मानता, इसलिए चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, हमसे इसके अंदर इस तरह से ले रखा है किसने। अब देखो एक चीज समझो, जैसे शिमला कॉन्फ्रेंस ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ ना, हम क्या करते हैं, हम ये पढ़ लेते हैं बस मैकमाहोन लाइन क्या है, ये होता है, क्वेश्चन वो यहाँ से पूछ लेता है शिमला कॉन्फ्रेंस से। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हमने पहली क्लास में बताया था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले आपके पास होनी चाहिए, फिर नीचे की चीजें करंट अफेयर्स आप इसके अंदर समझ पाएंगे। जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ चाइना पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर जेनाई रिवॉल्यूशन से ही निकल कर आया था ना वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी न्यूज में होगा तो हो सकता है वो जेनाई रिवॉल्यूशन के बारे में पूछ ले, है ना। हो सकता है क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट क्या है, वो सब चीजें इस तरह से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, बट उसके अंदर भी डीप में नहीं जाना जितना अपन को रेलिवेंट है, बिकॉज जनरल स्टडीज का पेपर है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच।